हो गया डायग्राम कंप्लीट हो? 3 डायग्राम थे आपके पास, फुल क्लोवर लीफ, पार्शियल क्लोवर लीफ एंड एक था डायमंड इंटरचेंज। डायमंड इंटरचेंज, डायमंड इंटरचेंज। डायमंड इंटरचेंज। तो नेक्स्ट लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक सेकंड ना, वो इसमें जो है तो उसको तो चलो रहने दो अभी। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो। क्या लिखना है नेक्स्ट बताओ, क्या शुरू करेंगे? एक सेकंड, हेडिंग लिखो, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, सीवीआर टेस्ट। मटेरियल कहाँ शुरू हो गया? अभी कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी पेपर में ऐसे आएगा कि भाई ये पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ा था सीवीआर टेस्ट, या फिर मटेरियल में पढ़ा था, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में? ऐसा नहीं आएगा ना, कुछ भी कहीं पर भी पढ़ लो उठाकर, जो मन करे। मेन चीज है कि होना चाहिए आपके पास में। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन होता तो पहले थोड़ी पढ़ाते थे इसको, है ना? अगर कनेक्शन होता तो पढ़ाते थोड़ी पहले इस तरह से इसको। एक सेकंड जस्ट, कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, ये था ना। लिखा सीबीआर मेथड क्या है आपके पास में? कोई बात नहीं, सीबीआर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, या फिर इसी को लिख लो सीबीआर मेथड। सीबीआर मेथड, सीबीआर मेथड, सीबीआर मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, या फिर सीबीआर टेस्ट। सीबीआर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन है इससे। क्या है आपके पास में? जैसे ये एक तरीका है, किस चीज का तरीका है? ये तरीका है मटेरियल की रिलेटिव स्ट्रेंथ को पता करने का। रिलेटिव स्ट्रेंथ की, मटेरियल की रिलेटिव स्ट्रेंथ को पता करने का तरीका होता है क्या? सीबीआर मेथड। सीबीआर मेथड इज ए मेथड टू फाइंड आउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। अब मैंने यहाँ पे बोला रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? रिलेटिव का मतलब आ रहा है, इसका मतलब सिंपल, किसी के रेस्पेक्ट में, बस किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, कि भाई मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में इतना ज्यादा कुछ भी हूँ। आया समझ में? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तुम मेरे रेस्पेक्ट में इतना कम, कुछ भी हो। आया समझ में? कुछ भी हो सकता है। तो सीवीआर मेथड क्या है? एक तरह से तरीका है किसको पता करने का? रिलेटिव स्ट्रेंथ को पता करने का, रिलेटिव स्ट्रेंथ को पता करने का। अब देखो क्या करना है इसमें, सिंपल आपके पास जैसे हमारे पास में फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है, पेमेंट का, अब देखो यहाँ पर पेमेंट नहीं बताया ना, पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट नहीं पता हमें, रोड भी क्या मतलब, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? पेमेंट एंड रोड में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? पेमेंट मटेरियल है और रोड क्या है? ठीक है। ये तो पहचाने, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। हाँ मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल मटेरियल पे डिपेंड करता है। पेमेंट का मतलब है, देखो जरा, जैसे जैसे सपोज करो कि भाई आपके पास में
यहाँ से तुम्हें जाना था कहाँ पे, सहारनपुर चौक पे। यहाँ से तुम्हें सहारनपुर चौक जाना था। अब सहारनपुर चौक जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका था जो नॉर्मल रास्ता था आपके पास, नॉर्मल रास्ते से जाओ, जैसा भी रास्ता था आपके पास। अब दूसरा तरीका तुम्हें क्या दिखाई दिया, यहाँ से सहारनपुर चौक चौक जाने का तुम्हें एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा है। एक शॉर्टकट है, मेन रोड पे हो रखा है बहुत खतरनाक जाम। मेन रोड पे बहुत खतरनाक जाम था, तो तुमने क्या सोचा कि मैं किधर से चल लेता हूँ आज, मैं शॉर्टकट से चलता हूँ आज। शॉर्टकट से जा रहे थे तुम। अब शॉर्टकट पर रास्ता, जो शॉर्टकट वाला रास्ता है वो है पूरा मिट्टी का। वो कौन सा रास्ता है, मिट्टी का रास्ता है, वो पूरा का पूरा पूरा मिट्टी है वहां पे, और कुछ नहीं है। लेकिन जब मेन रोड पे जाम हो रखा है तो तुम किधर से जा रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं, उसके कंपैरिजन में मिट्टी से फिर भी मैं ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुमने क्या सोचा कि मैं मिट्टी वाले रास्ते से चलता हूँ आज, शॉर्टकट से चलता हूँ मैं। या फिर ऐसे मान लो तुम्हें कोई जाता दिखाई दिया उधर से मिट्टी वाले रास्ते से, तुम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। मिट्टी थी पूरे रास्ते पे, आए समझ में। अब जब तुम जा रहे थे रास्ते में थी मिट्टी, मिट्टी के ऊपर क्या चला, व्हीकल चला, मिट्टी के ऊपर चला व्हीकल। अब उस व्हीकल की वजह से वो जो मिट्टी थी, वो मिट्टी क्या हो गई, कॉम्पैक्ट होने लग गई। क्या होने लग गई, कॉम्पैक्ट होने लग गई। अब इस कॉम्पैक्ट का बहुत बहुत वाइड मीनिंग होता है, बट इतनी वाइड मीनिंग पे अभी नहीं जाना। तुम्हें कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट होने लगी मतलब डांस होने लग गई, डांस होने लगी। अभी बस इतना समझो जस्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, डांस हो गई। कॉम्पैक्ट का बाकी मतलब क्या होता है वो तो आगे सॉइल में पढ़ोगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होने लग गई, वो डांस होने लग गई। आया समझ में पॉइंट। व्हीकल चला, व्हीकल चलने से मिट्टी क्या हुई, कॉम्पैक्ट हुई। कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या है, डांस हो गई। अब जब तुम्हारा व्हीकल गया तो भी कॉम्पैक्ट हुई। तुम्हारे पीछे पीछे बहुत बहुत सारे लोगों ने आना शुरू कर दिया। सबको दिखाई दे रहा है कि भाई सब लोग इधर से जा रहे हैं, चलो मैं इधर से चलता हूँ। वो मिट्टी क्या होती चली गई धीरे धीरे, और कॉम्पैक्ट होती चली गई, मतलब और डेंस होती चली गई। आया समझ में पॉइंट, क्लियर है। अभी वो जो मिट्टी थी, उस मिट्टी के ऊपर क्या था, हरा हरा घास था, छोटी छोटी सी। अब जब व्हीकल जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो घास घास क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और वहां पे तुम्हें एक व्हाइट व्हाइट से कलर का दिखाई देगा क्या, कुछ जो मिट्टी है वो कैसे कलर की होगी, लगभग कुछ मान लो जो भी कलर की होगी, कॉम्पैक्ट हो गई मतलब मिट्टी। आया समझ में पॉइंट इतना। अब जब उसके ऊपर व्हीकल मूव करता है तो व्हीकल आराम से मूव कर जाता है। उस मिट्टी के पास में आराम से व्हीकल के लोड को कैरी करने की कैपेसिटी आ गई है। आया समझ में पॉइंट या नहीं आया, बताओ। ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में। मिट्टी के पास क्या है, व्हीकल के लोड को कैरी करने की कैपेसिटी आ चुकी है। क्यों आ चुकी कैपेसिटी, क्योंकि वो मिट्टी क्या हो गई है, डेंस हो चुकी है, कॉम्पैक्ट हो चुकी है, इसलिए अब उसके ऊपर व्हीकल आराम से मूव कर सकता है। दैट विल बी कॉल्ड एज अ रोड। उसको क्या बोल दोगे अब तुम, रोड बोल दोगे। तो रोड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा सरफेस जो क्या कर सकता है, व्हीकल के लोड को कैरी कर सकता है, दैट विल बी कॉल्ड ऐसा। तो उसको क्या बोल देंगे हम, रोड। किससे भी बनाओ, कोई भी मटेरियल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस पॉइंट क्या है आपके पास, व्हीकल के लोड को कैरी करना चाहिए। अगर वो व्हीकल के लोड को कैरी कर पा रहा है, दैट मींस उसको क्या बोलेंगे हम, रोड बोल देंगे। अगर वो व्हीकल के लोड को कैरी नहीं कर पा रहा है, दैट मींस उसको रोड नहीं कहेंगे। किस मटेरियल से बनी हुई है, क्या कंडीशन है, उससे हमें दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। बस एक सिंपल सा पॉइंट है आपके पास में, क्या पॉइंट है, दैट शुड बी एबल टू कैरी द लोड ऑफ द मूविंग व्हीकल। ये आपके पास में क्या है, रोड है। क्लियर है। कुछ किसी भी चीज से बनी हो सकती है, बस क्या करनी चाहिए, व्हीकल के लोड को कैरी कर लेनी चाहिए। सो मतलब ये सब रोड बनी हुई है जो कि बाहर है आपके पास, ये सब क्या है, रोड है। लेकिन ये सब पेमेंट भी है। आया समझ में, ये सब क्या है, पेमेंट भी है। अब सब क्या मतलब है पेमेंट का। अब जैसे वो मिट्टी थी, मिट्टी लोड को कैरी कर रही थी व्हीकल के, लेकिन अगर सपोज करो बारिश आ जाए, तो बारिश में तो वहां पर कीचड़ बन जाएगा ना। अब कीचड़ बन जाएगा, इन दैट केस दैट विल नॉट बी एबल टू कैरी द लोड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल तो उसके अंदर धंसता चला जाएगा ना, फिर वो कैरी नहीं कर पाएगी उसको। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए तुमने, जिससे कि उस रोड के ऊपर व्हीकल का मूवमेंट और हम कंफर्टेबली कर पा पाए और अच्छे से, जिससे कि व्हीकल उसके ऊपर मूव कर सके, हमने वहां पे क्या करा, हमने उसके ऊपर एक कोई पक्के मटेरियल की लेयर डाल दी। तुमने वहां पे कोई ब्रिक्स डाल दी, सपोज तुमने वहां पे कोई कंक्रीट डाल दिया। अब ब्रिक है, कंक्रीट है, अब बारिश आती भी है तब भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हीकल क्या करता रहेगा उसके ऊपर, आराम से मूव करता रहेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज अ पेमेंट। उसको क्या कहेंगे हम, पेमेंट कहेंगे। अब क्या फर्क है दोनों में, फर्क ये है कि रोड में कोई मटेरियल की बात नहीं हो रही है, किससे बना हुआ है, बस क्या पॉइंट है सिंपल, वो व्हीकल के लोड को कैरी कर लेनी चाहिए। और पेमेंट के केस में क्या हो रहा है, देयर शुड बी नंबर ऑफ लेयर्स, देयर शुड बी नंबर ऑफ, एक से ज्यादा लेयर होनी चाहिए। उन लेयर में क्या मटेरियल है उससे मतलब नहीं है हमें। पेमेंट में देखा होगा ना, उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। ऐसा तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना इस चीज का। जब कोई भी रोड बनती है तुम्हारे घर के सामने से, तो उसमें एक लेयर तो डाल के नहीं छोड़ देते हैं। नीचे मिट्टी होती है, उसके ऊपर एग्रीगेट डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर बिटुमिन डाला जा रहा है, कई सारी लेयर होती है ना। तो वो क्या है, एक तरह से वो पेमेंट है। आगे पॉइंट समझ में क्या मतलब है। और रोड का मतलब क्या,
बस सरफेस ऐसा हो, हार्ड हो कि क्या कर सके, वो व्हीकल के लोड को कैरी कर सके, किससे बनी हुई है उससे मतलब नहीं है। पेमेंट में क्या होगा, एक सिंपल सा पॉइंट, देयर शुड बी नंबर ऑफ लेयर्स, देयर शुड बी नंबर ऑफ लेयर्स। अब लेयर्स क्यों दी हमने, लेयर्स इसलिए दी जिससे कि कंफर्टेबली मूवमेंट कराया जा सके और मूवमेंट को अच्छा बनाया जा सके। आया समझ में पॉइंट? भाई तुम्हारे लिए मिट्टी के ऊपर से चलना ज्यादा आसान रहेगा या फिर एक फ्लोर के ऊपर से, फ्लोर के ऊपर से आसान रहेगा। आया पॉइंट समझ में? ये क्लियर है? नहीं है चीज, एक मिट्टी तो सॉफ्ट ही हो गई, फिर भी कितना भी कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट कर लो वो पत्थर थोड़ी बन जाएगा। आया समझ में पॉइंट? रहेगी तो फिर भी मिट्टी। उसके ऊपर तुमने एक हार्ड मटेरियल की लेयर डाल दी ना, लाइक ब्रिक डाल दी तुमने वहां पे, एग्रीगेट डाल दी तुमने वहां पे, तो वो क्या बन गया आपके पास में, हार्ड मटेरियल, हार्ड लेयर आ गई ना वहां पर। अब उसके ऊपर व्हीकल क्या करेगा, प्रॉपर्ली मूव कर जाएगा ना। बताओ क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। आगे ना समझ में चीज क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक। सो अब पेमेंट, पेमेंट मतलब कोई भी नंबर ऑफ लेयर्स, बस नंबर ऑफ लेयर्स, एक से ज्यादा लेयर होने चाहिए, ये पॉइंट सिंपल सा है, एक से ज्यादा लेयर होने चाहिए, 2 लेयर हो कम से कम। अब वो लेयर कुछ भी हो सकती है, किसी भी मटेरियल से बनी हो सकती है, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। आगे पॉइंट समझ में क्या क्या फर्क होता है दोनों में, लिखो जरा, हेडिंग लिखो। क्या था आपके पास, कैलिफोर्निया बियरिंग, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट था ना, इसमें हेडिंग लिखो रोड, 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 ROAD लिखो इसमें जरा। A surface, a surface which is hard enough, a surface which is hard enough, a surface which is hard enough to carry the, to carry the load, to carry the load, to carry the load, to carry the load of a moving vehicle, to carry the load of a moving vehicle, to carry the load of a moving vehicle। आ गया पॉइंट समझ में? A surface which is hard enough to carry the load of a moving vehicle is called as road, is called as road। क्या बोलते हैं इसे, इसे रोड कहते हैं, is called as road, ठीक, is called as road। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पेवमेंट, पेवमेंट, पेवमेंट। पेवमेंट का क्या मतलब है, if the number of layers are provided, if the number of layers are provided, पेवमेंट में लिखो if the number of the layers are provided, if the number of the layers are provided to make the movement more comfortable, to make the movement more comfortable, to make the movement more comfortable। मूवमेंट को कैसा बनाने के लिए, और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, टू मेक द मूवमेंट मोर कंफर्टेबल इज कॉल्ड पेवमेंट, इज कॉल्ड पेवमेंट, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड पेवमेंट। क्या बोलते हैं इसे, पेवमेंट कहते हैं। आगे दोनों में फर्क समझ में? तो उसी इसीलिए तो उसको रिजिड पेमेंट कहते हैं, क्योंकि वहां पे भी क्या होती है, नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं आपके पास में, है ना। आया समझ में? फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं, क्यों पेमेंट वर्ड यूज करा वहां पे, नंबर ऑफ लेयर्स है इसलिए यूज कर ली हमने। आया समझ में दोनों में क्या फर्क होता है? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, डिफाइन हो गए ना दोनों, रोड का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट, कि भाई हम बात कर रहे थे कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में, ये किसका तरीका होता है, ये तरीका होता है किसको पता करने का, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता करने का। रिलेटिव वर्ड लगाना जरूरी है, ये किसका तरीका है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को पता करने का तरीका है, मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की ताकत कितनी है, ये चीज पता करने का तरीका है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलेटिव स्ट्रेंथ आप डिजाइनिंग करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट की। किसकी डिजाइनिंग करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग करेंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को पता करने का तरीका है। दूसरा ये भी तो बोल सकते हो कि तरीका है किस चीज का, फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने का भी तो तरीका है। बताओ आया नहीं आया समझ में पॉइंट, क्या मतलब है इसका। चलो अब देखो कैसे करना है। जैसे आपके पास में एक सीबीआर टेस्टिंग मशीन है, सीबीआर टेस्टिंग मशीन है, उसके अंदर एक होगा मोल्ड। मोल्ड की क्या डायमेंशन रहेगी वो पॉइंट अभी लिख लेंगे हम, क्या डायमेंशन रहेगी उसकी। एक मेटालिक मोल्ड है, मोल्ड के अंदर आप किसे फिल करोगे, मटेरियल, जो भी मटेरियल है आपके पास में। देखो रोड की कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं आपके पास में, मटेरियल यूज होता है आपके पास, सॉइल भी यूज होती है आपके पास, एग्रीगेट्स भी यूज होते हैं, बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं ना, अलग अलग साइजेस के एग्रीगेट यूज होते हैं। इन मटेरियल की स्ट्रेंथ पता करना चाहते हो आप। अब ऑब्वियसली मुझे स्ट्रेंथ तो पता करनी चाहिए ना, अगर मैं उसको अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहा हूँ। क्यों पता कर रहे हो स्ट्रेंथ उसकी आप, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए थी वो उसके अंदर आ गई है या उसके अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज को पता करने के लिए क्या कर रहे हो ना, उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। किस चीज के लिए,
जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप चाहते हो। अभी कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी है स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। आया समझ में पॉइंट? हमने वो मटेरियल उठाया जिस भी मटेरियल की आप रिलेटिव स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं, और उस मटेरियल को उठाकर कहां पर प्लेस कर दिया, उस मोल्ड के अंदर प्लेस कर दिया, उस मोल्ड के अंदर प्लेस कर दिया। आया समझ में पॉइंट? चलिए ठीक है, उसको उसके मोल्ड के अंदर प्लेस कर दिया हमने। अब उसको उस मोल्ड के अंदर प्लेस करने के बाद में तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास होगा एक मेटेलिक प्लंजर, प्लंजर लाइक इस तरह की रोड, ऐसी रोड। ये क्या है, प्लंजर ही तो है एक तरह से, रोड मतलब एक तरह से। इस प्लंजर को हम कोशिश करेंगे उस मटेरियल के अंदर, वो जो मटेरियल था ना उसके अंदर पेनिट्रेट करवाने की, उसके अंदर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आगे समझ में? भाई मोल्ड है, मोल्ड के अंदर किसको लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लंजर को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है चीज? चलिए, अब जब तुम इसको इसके अंदर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो हुआ क्या आपके पास, देखो अब ऐसे नहीं कि उसको हाथ से उसके अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे, वो मशीन इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होंगी कि वो प्लंजर खुद से खुद क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा। लेकिन जब वो प्लंजर उस मटेरियल के अंदर जा रहा होगा, जब वो प्लंजर मटेरियल के अंदर जा रहा होगा, तो वो मटेरियल उसको अपने अंदर जाने थोड़ी देगा, वो क्या करेगा, उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आया समझ में पॉइंट? वो मटेरियल क्या करेगा, उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आया समझ में पॉइंट या नहीं आया बताओ? अब मटेरियल तो कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफर, और तुम क्या कोशिश कर रहे हो, प्लंजर को उसके अंदर पेनिट्रेट कराने की कोशिश कर रहे हो। अब जब मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो क्या करना है, प्लंजर को पेनिट्रेट करवाना ही है, तुम्हें तो प्लंजर को पेनिट्रेट करवाना है, ये तो पक्की बात है। तो प्लंजर को पेनिट्रेट करवाना है, मटेरियल कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफर, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा, लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा उसको उसके अंदर पेनिट्रेट कराने के लिए। अब तुम एक्चुअली लोड क्यों अप्लाई कर रहे हो, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। वो जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ना तुम्हें, उसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए तुम क्या अप्लाई करोगे, उस पर लोड अप्लाई करोगे। आया समझ में नहीं आया पॉइंट? अगर वो मटेरियल रेजिस्टेंस ना दे रहा होता तो तुम्हें कोई लोड अप्लाई करना पड़ता क्या, नहीं करना पड़ता। सपोज करो तुम्हारा कहीं जाने का मन हुआ, तुम्हारे घर वालों ने रोक दिया तुम्हें, तो रेजिस्टेंस दिया किसने, घर वालों ने, लेकिन तुम्हें तो क्या करना है, जाना है अभी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब तुम उनको कन्विंस कर रहे हो किस लिए, कि भाई मुझे जाने दो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, फिर भी तुम्हें तो जाना है, तो कैसे जाओगे, तुम और ज्यादा क्या करोगे, और ज्यादा जिद करोगे। आया समझ में पॉइंट? तो वो जो जिद कर रहे हो तुम, वो क्या है, एक तरह से वो लोड है। उस लोड को क्यों अप्लाई करा तुमने, उनके जो वो जो रुका, जो वो रोक रहे थे ना तुम्हें, उसको ओवरकम करने के लिए यूज करा ना तुमने। अगर वो रोकते ही ना तुम्हें, तो तुम्हें लोड अप्लाई करना पड़ता क्या, तुम क्या करते, सिंपल चले आते जहां पे मन करता तुम्हारा। आया नहीं आया पॉइंट समझ में? सो भाई सेम काम यहाँ पर भी तो हो रहा है, मटेरियल रोक रहा है, वो जाना चाहता है प्लंजर उसके मटेरियल के अंदर, तो प्लंजर जाना चाहता है, मटेरियल नहीं जाने दे रहा, हमें क्या करवाना पड़ेगा, लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर प्लंजर, अगर लोड, अगर रेजिस्टेंस ही ना मिल रहा होता तो लोड अप्लाई करना पड़ता क्या, नहीं अप्लाई करना पड़ता ना। ये सारी की सारी कहानी आई समझ में? आया समझ में पॉइंट? चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लोड अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो प्लंजर क्या करेगा, उसके अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा। ऐसा ही तो होगा ना, लोड अप्लाई करा आपने, लोड अप्लाई करोगे तो प्लंजर क्या करेगा, धीरे धीरे उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। अब लोड भी इस तरह से अप्लाई करवाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लोड उठा के अप्लाई कर देंगे, इस तरह से अप्लाई करवाना है जिससे कि तुम्हें प्लंजर का पेनिट्रेशन कितना मिले, 1 मिनट में 1.25 mm मिले। ये फिक्स रेट है। लोडिंग शुड बी अप्लाइड सच दैट द पेनिट्रेशन ऑफ द प्लंजर शुड बी व्हाट, 1.25 mm पर मिनट। आया समझ में? जब प्लंजर, जब लोड अप्लाई करोगे तो प्लंजर क्या करेगा, उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा ना। पेनिट्रेशन इस तरह से करवाना है जिससे कि कांस्टेंट पेनिट्रेशन रहे, 1.25 mm पर मिनट के रेट से वो क्या करे, उसके अंदर पेनिट्रेट करे 1 मिनट में 1.25 mm। आ गया कहानी समझ में सारी? बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि तुमने पहली तो रीडिंग ली यहाँ पे किसकी, लोड की। पहला पॉइंट तो क्या है आपके पास में, लोड आया, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपके पास में, पेनिट्रेशन आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में, पेनिट्रेशन आ गया, उसके अंदर कितना पेनिट्रेट हो गया, बताओ आया नहीं आया समझ में? अब ये बताओ, हर एक पेनिट्रेशन वैल्यू के लिए क्या आपके पास में एक लोड की वैल्यू रहेगी क्या, कोई भी? भाई मैंने 1.25 mm पेनिट्रेशन पे इतना लोड अप्लाई करवाना पड़ा, मुझे 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए इतना लोड अप्लाई करवाना पड़ा, 3 mm के लिए इतना, 4 के लिए इतना, 5 के लिए इतना, ऐसे रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा, बताओ क्लियर है चीज? चलो ठीक है, तो तुम्हारे पास दो रीडिंग आ गई। कौन कौन सी दो रीडिंग आ गई, एक तो लोड एंड दूसरा क्या, उस लोड के कोरस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन, या फिर ऐसे बोल दो पेनिट्रेशन एंड उस पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग। अभी सुन लो ना 2 मिनट जरा शांति से, सुन लो जरा 2 मिनट आराम से, या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है डिस्कशन, तो सुन लो रहा 2 मिनट ना। तो उस लोड के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया आपके पास में, पेनिट्रेशन आ गया, या फिर आप ये बोल दो कि पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, लोड आ गया आपके पास में ना, लोड आ गया। आया समझ में?
अब यहां से तुम क्या बनाओगे, यहां से तुम बनाओगे एक कर्व, यहां से क्या बनाया जाएगा, एक कर्व ड्रॉ किया जाएगा, एंड दैट कर्व विल बी कॉल्ड एज अ सीबीआर कर्व। उस कर्व को क्या बोलेंगे हम, उस कर्व को कहेंगे सीबीआर कर्व। अब समझो जरा किसके बीच में सीबीआर कर्व बनाया जाएगा और कैसे मटेरियल की रिलेटिव स्ट्रेंथ की जानकारी मिलेगी, वो समझना है हमें यहाँ से ना। तो देखो जरा क्या बनाएंगे हम, एक कर्व ड्रॉ करेंगे, कर्व ड्रॉ करो। इधर होगा आपके पास में क्या, पेनिट्रेशन, अभी बाद में बनाएंगे एक साथ ना सब, अभी जस्ट समझ लो आराम से। इधर क्या हो जाएगा आपके पास में, लोड हो जाएगा। तो आपके पास में दो रीडिंग है, एक लोड है दूसरा पेनिट्रेशन है। हर एक पेनिट्रेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग एक लोड निकल कर आएगा ना कुछ भी। ठीक है, पेनिट्रेशन मान लीजिए आपके पास में कुछ भी वैल्यू लिख दो, यहाँ पे 1.25 लिख दो, ये 2.5 लिख दो, ठीक है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हैं पेनिट्रेशन की वैल्यू ना। पेनिट्रेशन किस यूनिट में है, एमएम में है, एमएम में है पेनिट्रेशन। एंड इन सब पेनिट्रेशन के कोरेस्पॉन्डिंग क्या दिखाई देगा तुम्हें, एक लोड दिखाई देगा। ठीक, सबके कोरेस्पॉन्डिंग लोड आ रहे हैं कुछ ना कुछ, कुछ भी लोड की वैल्यू आ सकती है। इसमें से मैंने दो वैल्यू को अलग से हाईलाइट किया है ना, एक तो ये 5 mm पेनिट्रेशन वाला एंड दूसरा 2.5 mm पेनिट्रेशन वाला। इन दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ लोड आ रखा होगा। ये मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया P2.5 और इसको क्या बोल दिया आपने, P5 बोल दिया। इसका क्या मतलब है कि लोड कोरेस्पॉन्ड, P5 का मतलब है लोड कोरेस्पॉन्डिंग टू 5 mm पेनिट्रेशन, एंड P2.5 का क्या मतलब है, लोड कोरेस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन। आया समझ में पॉइंट। चलो अब कुछ भी वो तो डिपेंड करेगा हमारा मटेरियल कैसा है ना, मटेरियल के हिसाब से आपके पास कुछ भी लोड की वैल्यू निकल कर आ सकती है इन दोनों पेनिट्रेशन के लिए, बट ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 2.5 mm पेनिट्रेशन भी एंड 5 mm पेनिट्रेशन भी। तो हमारा जो मटेरियल था हमने उसको सीबीआर मोड के अंदर प्लेस करा, उसके अंदर पेनिट्रेट कराने की कोशिश करी, किसको, प्लंजर को, प्लंजर को पेनिट्रेट कराने की कोशिश करी। आपको हर एक पेनिट्रेशन के लिए क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ लोड की वैल्यू मिलेगी। आपके पास एक रीडिंग आ गई लोड की, दूसरी रीडिंग आ गई किसके लिए, पेनिट्रेशन के लिए। अब क्या करो उसकी हेल्प से, एक कर्व ड्रॉ करो, कर्व ड्रॉ कर लिया जहां पे हमने लोड वर्सेस पेनिट्रेशन को शो कर दिया। अब इसमें से दो पेनिट्रेशन की वैल्यू उठाई आपने, एक तो कौन से वाली 2.5 एंड दूसरा 5। आया समझ में पॉइंट। अब लेट अस सपोज मैंने एग्जांपल उठाया कि हमारा जो मटेरियल था उस मटेरियल पे 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो आपको लोड अप्लाई करवाना पड़ा, तो कितना अप्लाई करवाना पड़ा, सपोज करो कुछ भी मान लो, आप मान लो कि 100 kg, कितना अप्लाई कराना पड़ा, 100 kg लोड अप्लाई करवाना पड़ेगा 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए। सो P2.5 की वैल्यू कितनी होगी, P2.5 की वैल्यू 100 kg हो गई। अब सपोज करो कि मैंने जो 5 mm पेनिट्रेशन की जो लोड अप्लाई करवाना पड़ा वो मान लीजिए आप मान लो कि 150 kg मान लो, क्या मान लिया हमने, 150 kg मान लिया। तो P5 की वैल्यू कितनी हो गई, 150 kg वैल्यू हो गई। आया समझ में। ये हमारे मटेरियल पे 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड 5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना कितना लोड अप्लाई करवाना पड़ा है, उन दोनों की वैल्यू आ गई ना। P2.5 की वैल्यू कितनी है, 100 kg है, P5 की वैल्यू कितनी है, 150 kg है। आया समझ में पॉइंट। अब इन दोनों वैल्यू के साथ, इन दोनों वैल्यू के हिसाब से तुम पता करोगे सीबीआर वैल्यू, क्या निकालोगे तुम, सीबीआर वैल्यू निकालोगे, सीबीआर वैल्यू निकालोगे। सीबीआर की भी दो वैल्यू निकलेंगी, दो लोड है ना आपके पास में, दो पेनिट्रेशन है 2.5 एंड 5, तो सीबीआर की भी कितनी वैल्यू निकलेंगी, दो ही वैल्यू निकलेंगी। कौन कौन सी, एक सीबीआर 2.5 और दूसरा सीबीआर 5। आया समझ में पॉइंट। एक सीबीआर 2.5 एंड दूसरा सीबीआर 5, ये दो वैल्यू निकलेंगी आपके पास। अब देखो क्या करना है, सीबीआर 2.5 का मतलब क्या है, आपके पास आपको लोड अप्लाई कितना कराना पड़ा अपने मटेरियल पे, 100 kg अप्लाई करवाना पड़ा। अब देखो यहाँ से सारी चीज अपने आप लिंक हो जाएंगी, कैसे इस मेथड से तुम्हें रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता लग रहा है वो भी पता लग जाएगा। देखो जरा समझो कैसे, 100 kg लोड अप्लाई कराना पड़ा तुम्हें, तो अब हम निकाल रहे हैं क्या, सीबीआर परसेंटेज, सीबीआर 2.5 निकाल रहा हूं मैं। कैसे निकालूंगा, P2.5। P2.5 का मतलब क्या है, हमारे मटेरियल पे हमें 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना लोड अप्लाई करवाना पड़ा था, है ना, डिवाइड बाय यही सेम पेनिट्रेशन के लिए आपको स्टैंडर्ड एग्रीगेट के ऊपर कितना लोड अप्लाई कराना पड़ा था। दोबारा समझो, सीबीआर 2.5 का मतलब हमारे मटेरियल पे हमें
2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना लोड अप्लाई कराना पड़ा, दैट मींस P 2.5 को डिवाइड कराया आपने किससे, स्टैंडर्ड एग्रीगेट पे यही सेम पेनिट्रेशन के लिए तुम्हें कितना लोड अप्लाई करवाना पड़ा था। अब वो वैल्यू कहां से आएगी, स्टैंडर्ड एग्रीगेट पे कितना लोड अप्लाई कराना पड़ा था, वो तुम्हें कोडल प्रोविजन है दोनों तुम्हारे पास में कि भाई तुम्हारे मटेरियल पे कितना अप्लाई करना पड़ा है, उसको तो तुम निकालोगे कैसे, टेस्ट करके आज के टाइम पर। लेकिन स्टैंडर्ड एग्रीगेट पे वही सेम पेनिट्रेशन के लिए जो लोड आपको अप्लाई कराना पड़ा है वो कौन दे रहा है आपको, कोड दे रहा है। वो कौन दे रहा है आपको, कोड दे रहा है। और स्टैंडर्ड एग्रीगेट पे, एग्रीगेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। एग्रीगेट पे जो लोड अप्लाई करवाना पड़ा आपको सेम 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए, दैट वैल्यू ऑफ द लोड इज गिवन एज 1370 kg। 1370 kg आया समझ में पॉइंट। तो यहां से तुम क्या निकाल रहे हो, CBR 2.5 निकालोगे। तो CBR 2.5 क्या बनेगा आपके पास में, 100 बाय 1370, 100 बाय 1370 ना। CBR 2.5 कितना बनेगा आपके पास में, CBR 2.5 विल बी इक्वल टू 100 बाय 1370 इंटू 100 हो जाएगा ना। ये बताना जरा कितना आ रहा है वैल्यू, सॉल्व करके बताओ। परसेंटेज में ना 7 पॉइंट समथिंग, 7.29। तो CBR 2.5 इज इक्वल टू 7.29%, 7.29%। अब इसका क्या मतलब है, इस वैल्यू का, इस वैल्यू का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट की स्ट्रेंथ थी ना, हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ उस स्टैंडर्ड एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में सिर्फ 7% है जस्ट। आया समझ में इस वैल्यू का मतलब क्या है। आप ये बताओ, पेनिट्रेशन के लिए जितना ज्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, आया नहीं आया समझ में पॉइंट। जितना ज्यादा लोड आपको अप्लाई कराना पड़ेगा पेनिट्रेशन के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। यहाँ पर तुम्हें 1370 kg अप्लाई कराना पड़ा तो मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पर कितना अप्लाई कराना पड़ा, सिर्फ 100 अप्लाई करवाना पड़ा। तो मतलब हमारी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो स्टैंडर्ड एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में कितनी है, सिर्फ 7% है, ओनली 7%। आगे रिलेटिव स्ट्रेंथ निकल गया, यही तो पॉइंट था आपके पास, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकल गई ना, कैसे निकालनी है। और वो स्टैंडर्ड एग्रीगेट होता कौन सा है, दैट इज ग्रेनाइट। एक्चुअली स्टोन ही तो है, स्टोन मतलब कौन सा स्टोन, ग्रेनाइट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत बहुत ज्यादा ताकत होती है उसके अंदर। आया समझ में क्या मतलब है इस पॉइंट का। तो ग्रेनाइट स्टैंडर्ड एग्रीगेट है आपके पास में, जिसके रेस्पेक्ट में आप क्या मेजर कर रहे हो, हाँ अपने अपने मटेरियल की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हो। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग वाले के रेस्पेक्ट में आप क्या देख रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ देख रहे हो। भाई अगर सिंपल सी बात है, तुम्हें खुद को अगर जज करना है तुम किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जो सबसे वीक इंसान है या फिर जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। ऑब्वियस सी बात है, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसके रेस्पेक्ट में करोगे ना। क्या मान लो एक इंसान ऐसा है कि जिसने जिंदगी में आज तक किताब नहीं खोली और तुमने आधा घंटा पढ़ लिया, तुम बता रहे हो मैं तो इससे आधा घंटा ज्यादा पढ़ता हूँ, और वहीं पे जो एक दूसरा इंसान है वो 23 घंटे पढ़ रहा है पर डे, हाँ वो कुछ भी वैल्यू उठा लो आप चलो 12 घंटे बोल दो। एक दूसरा इंसान है वो कितने घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है। या तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम बोलोगे भाई मैं दिन में इससे आधा घंटा ज्यादा पढ़ता हूँ, या फिर बोलो कि मैं इससे 11.5 घंटे कम पढ़ रहा हूँ क्या वैल्यू बताओगे तुम, कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी चाहिए तुम्हें, अगर अब तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग, तुम्हें खुद को इंप्रूव करना है तो 11.5 वाली करनी चाहिए ना, कि भाई मैं इसके रेस्पेक्ट में 11.5 घंटे कम पढ़ता हूँ। आए समझ में पॉइंट। अब वो तुम्हें पता है कि तुम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि घर वालों को दिखाना है, घर वालों को क्या फर्क पड़ रहा है, क्या घर वाले जिंदगी भर बैठेंगे तुम्हारे साथ में, नहीं बैठ रहे ना। किसी को धोखा देने से कोई फायदा थोड़ी है। आए समझ में, जो करना है खुद में करो ना। बताओ क्या फर्क पड़ रहा है किसी को, बताओ क्लियर है नहीं है चीज। भाई कुछ भी करो, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा काम कर लो कि खुद की नजर में ना गिरे। आया समझ में। अब घर वालों को तो दिखेगा, देखो मैंने कितना पैसा लगाया, 4 साल बाद कितना पैसा इसको इसकी पढ़ाई में खर्च करा, कल नौकरी नहीं लग रही है, तो वो खुद में होगा ना बहुत ज्यादा गंदा फील। और जब खुद में गंदा फील होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आया समझ में।
घर वालों को क्या फर्क पड़ रहा है, मत करो, उनकी तो 50-60 उम्र हो ही गई होगी, थोड़े बहुत टाइम में हो जाएगा। सभी के साथ है वो, इसमें क्या बड़ी बात है बताओ। अभी तो तुम्हें निकालनी है पूरी जिंदगी। हाँ बताओ, आए समझ में कौन। तो घर वाले देखेंगे, घर वालों को लगेगा मैंने पढ़ाई करी है, क्या फर्क पड़ेगा इससे, जब तक नौकरी नहीं निकलेगी घर वालों को कुछ भी लगता है। ये थोड़ी वेट पे इस बेस पे थोड़ी वो खुश हो जाएंगे, देखो मेरा लड़का इतना पढ़ाई कर रहा है, फाइनली खुशी इससे मिलेगी, देखो नौकरी लग गई इसकी सीबीडब्ल्यूडी में। तुम्हारे पड़ोसी इस चीज से खुश होंगे कि भाई देखो ये 12-12 घंटे पढ़ाई करता है, क्या दिखेगा फाइनली, एंड प्रोडक्ट दिखाई देगा भाई, एंड प्रोडक्ट दिखाई देगा। तुम पूरा दिन पढ़ लो बैठ के, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को क्या दिख रहा है, हर किसी को क्या दिखाई देगा, रिजल्ट दिखाई देगा ना। आए समझ में केस। विराट कोहली इतनी मेहनत करता है फिजिकल फिटनेस के ऊपर, अभी फेल हो गए, उसको ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इसने बहुत मेहनत करी थी, देखो कितना मेहनती इंसान है, क्या देख रहा है कोई, इसने परफॉर्म नहीं करा। आया समझ में पॉइंट। तो किसी को दिखाने से क्या फर्क पड़ रहा है कि उनको दिखेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, सो आया समझ में कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता करना है। ठीक है नेक्स्ट, अब ये जो वैल्यू पता करिए ना 1370, ये भी कोड ने कैसे पता करी होंगी, जब ये मोल्ड बनाया गया था, जब ये टेस्ट डेवलप करा गया था, उस समय पे कोड ने भी क्या करा था, इस मटेरियल के ऊपर टेस्ट करा था, स्टैंडर्ड एग्रीगेट के ऊपर यही सेम टेस्ट। लेकिन उन्होंने उस समय टेस्ट करके छोड़ दिया ना उसको, बस एक बार टेस्ट करा उन्होंने, एक बार टेस्ट करके उससे डाटा निकाल दिया, और आज के टाइम पे वो डायरेक्टली, तुम हमेशा क्या करते हो, डाटा डायरेक्ट यूज करते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि अब बार बार वो टेस्ट करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है ना। आज के टाइम पर तो जो तुम्हारे पास में मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ देखो तुम डायरेक्टली किसके रेस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, मतलब जिस पे लोड कितना था 1370 था, तो कोड ने भी वैल्यू निकाली कैसे होगी 1370, टेस्ट करके निकाली होगी, लेकिन बस उन्होंने उस समय टेस्ट करके छोड़ दिया ना। अब उन्होंने तुम्हें टेस्ट करके डायरेक्टली रिजल्ट बता दिया कि ये रिजल्ट है, इनको डायरेक्टली यूज कर लो। आगे समझ में पॉइंट। इसी तरह से आप क्या निकालोगे, CBR5 निकालोगे, इन द सिमिलर भी क्या निकाला जाएगा आपके पास, CBR5 निकाला जाएगा। CBR5 भी क्या बताएगा तुम्हें, सेम चीज निकलेगा कैसे, CBR5 P5 हमारे मटेरियल पे 5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना लोड अप्लाई करवाना है, P5 डिवाइड बाय व्हाट, वो तो 2.5 के लिए था, 1370 तो स्टैंडर्ड एग्रीगेट पे किसके लिए था लोड, 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए है, तो 5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट है उस पे जो लोड की वैल्यू दी गई है वो है 2055 kg, 2055। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इनको उठा के देखो एग्जाम्स में, जेई वगैरह में कितनी बार पूछी जाती हैं कि भाई स्टैंडर्ड एग्रीगेट है, कितने सीबीआर वैल्यू में 2.5 mm पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग कितना लोड कंसीडर करा जाता है, 1370 kg, 5 के लिए 2055 kg, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके पास। तो ऐसे ही क्या निकलेगा आपके पास में, CBR5 निकल जाएगा ना, CBR5 विल बी इक्वल टू व्हाट, CBR5 इज इक्वल टू कितना था आपके पास में, 150 था बाय 20 इंटू 100, कितना आ रहा है वैल्यू, सेम आ गया, सेम ही आ गई। इसको चेंज कर लो फिर थोड़ा सा, चलो इसको चेंज कर लो, इसे मान लो 140 मान लो, अब बताओ 6.8%, ठीक है 6.8%। आगे समझ में पॉइंट, क्या मतलब है इसका, ये करना है जस्ट आपको, इस तरह से क्या आइडिया लगाया तुमने, स्ट्रेंथ का आइडिया लगा दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ का आइडिया लगा दिया, ऐसे करना था मेथड में, ठीक है चलो। सो ये था मेथड में, बताओ अब इसमें क्या करना है, जस्ट इसको लिख लेना है, कुछ कुछ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो साथ साथ अपने डिस्कस करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट स्टडी क्या थी, हाँ सीबीआर मेथड था ना, हाँ वो मतलब उसी के अंदर लिखा ना आपने ये चीज, तो इसमें लिखो जरा, सीबीआर मेथड के अंदर अब लिखते हैं पॉइंट्स। इट इज ए मेथड यूज्ड टू, अच्छा इसमें चलो बोलना ही पड़ेगा तो बोल ही देना, इट इज ए मेथड यूज्ड टू इट इज ए मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये कूलिंग नहीं कर रहा क्या ऐसे, कर रहा है, नहीं कर रहा ना शायद, कर रहा है, नहीं आ रही, पता नहीं।
लिखो, इट इज ए मेथड यूज्ड टू इवेल्युएट रिलेटिव स्ट्रेंथ, कर तो रहा है ये वैसे, हाँ, इट इज ए मेथड यूज्ड टू evaluate relative strength, evaluate relative strength of the payment materials, of the payment materials, of the payment materials for design and construction work. ये पेन चला लो ना, for design and construction works, for design and construction works of flexible payments, of flexible payments, for design and construction work of flexible payments, of flexible payments. आगे समझ में पॉइंट, हाँ क्लियर है चीज, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द सीबीआर टेस्ट, एक सेकंड, हाँ सीबीआर टेस्ट रिजल्ट्स, सीबीआर टेस्ट रिजल्ट्स, सीबीआर टेस्ट रिजल्ट्स have been correlated, have been correlated, CBR test results have been correlated with the, have been correlated with the, have been correlated with the flexible pavement thickness, have been correlated with the flexible pavement thickness, have been correlated with the flexible pavement thickness. Clear हो गया point भी, with the flexible pavement thickness. Next point, the CBR test values denotes, the CBR test values denotes, the CBR test values denotes the degree of the resistance offered, the CBR test values denotes the degree of the resistance offered by the, degree of the resistance offered by the flexible pavement materials, offered by the flexible pavement materials, offered by the flexible pavement materials to the flexible pavement materials to the penetration of standard plunger, to the penetration of standard plunger, to the penetration of standard plunger, to the penetration of the standard plunger. आया पॉइंट समझ में, हाँ क्लियर है ना पॉइंट भी। सीबीआर वैल्यू क्या बताएगी आपको, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है मटेरियल, किसको, प्लंजर के पेनिट्रेशन को, इसीलिए तो आपको लोड अप्लाई करना पड़ता है, जितना ज्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। नेक्स्ट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीबीआर टेस्ट, the basic principle of the CBR test. So next point of reference is the basic principle of CBR test is 2. The basic principle of CBR test is to cause A, is to cause A, is to cause a cylindrical plunger of, is to cause a cylindrical plunger of, is to cause a cylindrical plunger of 50 mm, is to cause a cylindrical plunger of 50 mm diameter to penetrate into the pavement materials, to penetrate into the to penetrate into the pavement materials, to penetrate into the pavement materials, pavement materials at a rate of, at a rate of 1.25 mm per minute, at a rate of 1.25 mm per, at a rate of 1.25 mm per minute, at a rate of 1.25 mm per minute, mm per minute. Next point, the load required for different values of penetration, the load required for different values of penetration, the load required for different values of penetration, the load required for different values of penetration are recorded, are recorded, are recorded and are recorded, and CBR curve is plotted,
and CBR curve is plotted and CBR curve is plotted। अब ये बताओ, ये सारे पॉइंट्स आ गए ना समझ में? जो कहानी समझाई थी वही लिखा है सेम टू सेम। एक बार देख लो इसको रीड करके ना, शायद तो हाँ, फ्लेक्सिबल का तरीका है। डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट की करते हो इसकी बेस पे। इससे थिकनेस निकालने का फ्लेक्सिबल पेमेंट की एक फॉर्मूला भी होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस निकालने के लिए सीबीआर मेथड के हेल्प से एक फॉर्मूला भी दे रखा है इन्होंने हमें, इस तरह से थिकनेस निकाल सकते हैं। नहीं, पीरियड के अलग तरीके होते हैं आपके। रिलेटिव स्ट्रेंथ तो पता कर लोगे उसकी भी, उसके जो मटेरियल्स हैं, लेकिन थिकनेस की बात कर रहे हैं। थिकनेस एक अलग चीज है ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ तो किसी की भी पता कर लो भाई। जो एग्रीगेट फ्लेक्सिबल में यूज होते हैं वो रीड में भी एग्रीगेट यूज होते ही है ना। हाँ 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 बिल्कुल, उसका फर्क है बस बाइंडर्स का, एक तरह से थोड़ा बहुत। प्रॉपर्टी का भी बहुत फर्क है, प्रॉपर्टी का भी बहुत फर्क होता है दोनों में। रिजिड की प्रॉपर्टी कैसी है, फ्लेक्सिबल की बहुत। आया समझ में सारे पॉइंट्स? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये क्लियर हो गए ना सारे पॉइंट्स? सो कितना होता है प्लंजर का डाया? 50 mm। पेनिट्रेशन कितना है? 1.25 mm पर मिनट होता है, mm पर मिनट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा, अभी फॉर्मूला लिखना है। लिखो सीबीआर। हाँ हाँ अभी आएगा सब ना, आएगा आपके पास में। लिखो सीबीआर परसेंटेज, लिखो सीबीआर, फॉर्मूला लिखना है। सीबीआर परसेंटेज इज इक्वल टू, सीबीआर परसेंटेज इज इक्वल टू, लिखो लोड सस्टेन्ड बाय मटेरियल। क्या लिखना है? लोड सस्टेन्ड बाय मटेरियल, लोड सस्टेन्ड बाय मटेरियल फॉर, लोड सस्टेन्ड बाय मटेरियल फॉर 2.5 फॉर 2.5 स्लैश करके 5 mm पेनिट्रेशन, स्लैश 5 mm पेनिट्रेशन, 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइड बाय लोड सस्टेन्ड बाय, डिवाइड बाय लोड सस्टेन्ड बाय, लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट, लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट, लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट सेम पेनिट्रेशन, एट सेम पेनिट्रेशन, लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट सेम पेनिट्रेशन। आ गया फॉर्मूला समझ में? यही तो था ना सेम जो, बिल्कुल ठीक है। चलिए दो वैल्यू कंसीडर करते हैं, 2.5 mm एंड 5 mm। सो लोड सस्टेन्ड बाय द मटेरियल, अवर मटेरियल जो है हमारा मटेरियल, उस पे कितना लोड अप्लाई करना पड़ा 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए, या फिर 5 mm पेनिट्रेशन के लिए, डिवाइड बाय व्हाट? लोड सस्टेन्ड बाय द स्टैंडर्ड एग्रीगेट फॉर द सेम पेनिट्रेशन, सेम पेनिट्रेशन के लिए। इससे हाँ इनसे कमी होगा बिल्कुल। हाँ हाँ, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के कंपैरिजन में हमने कंपेयर कर रखा है। देखो कितना कम निकल कर आ रहा है, और इसी के आसपास ही आएंगे वैल्यू भी निकल के। सीबीआर की वैल्यू भी इसी के आसपास आपको दिखाई देगी, 2-4%, 10%, 5%, 12%, बस। लिखो स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज, आगे लिखना है स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज, आगे लिखो स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज, स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज ऑन, स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज ऑन, स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज ऑन क्रस्ट, स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज ऑन क्रस्ट, स्टैंडर्ड ऑन क्रस्ट, ऑन क्रस्ट स्टैंडर्ड, ऑन क्रस्ट स्टैंडर्ड स्टोन एग्रीगेट्स, ऑन क्रस्ट स्टैंडर्ड स्टोन एग्रीगेट्स, क्रस्ट स्टैंडर्ड स्टोन एग्रीगेट्स। अब एक टेबल बनाएंगे, एक साइड पे लिखेंगे पेनिट्रेशन और दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड लोड। टेबल बननी है, एक साइड पे लिखेंगे पेनिट्रेशन, दूसरी साइड पे स्टैंडर्ड लोड, दूसरी साइड पे स्टैंडर्ड लोड लिखेंगे, स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, पेनिट्रेशन होगा एमएम में, पेनिट्रेशन किस में होगा? एमएम में होगा, एंड स्टैंडर्ड लोड किस में होगा? केजी में होगा, केजी। पेनिट्रेशन लिखो 2.5, दूसरा क्या 5, दूसरा क्या होगा 5 होगा। अब लोड लिख लीजिए, 2.5 के सामने कितना था? 1370 था ना, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है दोनों ना, और 5 के सामने 2055, 2055 है। क्लियर हो गई ये चीज?
चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो आगे। फॉर नो एरर इन सीबीआर टेस्ट, आगे लिखना है पॉइंट, फॉर नो एरर इन सीबीआर टेस्ट, फॉर नो एरर इन सीबीआर, फॉर नो एरर इन सीबीआर टेस्ट, द सीबीआर कर्व शुड बी कॉन्वेक्स थ्रू आउट। फॉर नो एरर इन सीबीआर टेस्ट, the CBR curve should be, the CBR curve should be convex throughout, should be convex throughout, should be convex throughout. And if there is any initial concavity, and if there is, and if there is any initial concavity, and if there is, and if there is any initial concavity, it represents error, it represents, it represents error। अब ये भी एक पॉइंट है, जो सीबीआर कर्व तुमने बनाया है, that CBR curve should be what, should be convex, ये convex ही तो है, समझते हैं ना, वो वहां पे भी पढ़ा था हमने उसमें summit and valley में, convex throughout, should be convex throughout, and if there is any initial concavity, any initial concavity मतलब ऐसे initial concavity, आगे देखो कुछ, it represents the error। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इनिशियल कॉन्केविटी है, इनिशियल कॉन्केविटी अगर मान लीजिए मिल रही है आपने, तो आपको कुछ कर्व के अंदर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इससे कई सारे रीजन हो सकते हैं इस इनिशियल कॉन्केविटी के आने के, वो डिस्कस करेंगे अभी कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये सारी चीज तो क्लियर ही है ना, एक तो यहाँ पे बनाओ कर्व, और देखो ऐसे ही बनाना, इसी तरह से ही कर्व बना लीजिए, बनाऊंगा। इस कर्व को क्या बोलते हैं, ये लोड किस में चल रहा है, PG में ना, ये बना लीजिए कर्व, दैट कर्व इज कॉल्ड एज द सीबीआर, इसको बोलते हैं सीबीआर कर्व। इसे सीबीआर कर्व कहा जाता है, लोड वर्सेस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन है mm में आपके पास में, और ऐसे ही एरो से बना देना, वहां पे इनके आगे लिखना है अभी हमें ना, इनके आगे लिखेंगे कुछ, कितनी देर का ब्रेक चाहिए होता है तुम्हें क्लास के बीच में, 1 घंटे का, मैं 2 घंटे सोच के चल रहा था। जैसे लगभग 1:45 हो जाता है तुम्हारी क्लास छूटने में ना, तो क्या सही रहेगा, जस्ट ऐसे ही शुरू करें जैसे आज हुआ, या थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है बीच में, कितना ब्रेक चाहिए होता है बताओ, आधे घंटे के आसपास, है ना। तो कल से ऐसा ही करना, जिस टाइम पे दूसरी क्लास पहली क्लास छूटेगी तुम्हारी, अज्यूम करना कि उसके दूसरे क्लास कब शुरू होगी, उसके बाद आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी, ठीक है, ठीक। बस वो मैसेज ही क्या करना है इसमें बताओ, हाँ, मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे सब पता लग जाता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा ही, पॉसिबल भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 बजे से शुरू हो जाए। भाई टाइमिंग तो वैसे ऑफिशियली क्या है आपके पास, 1 बजे का है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 1 का टाइम है ना, 1 ही बजे शुरू कर लें, 1:05-10 तक, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन होगा, जैसा भी ऑप्शन होगा वो मैं तुम्हें ग्रुप पे मैसेज करके बता दिया करूंगा। बना लिया डायग्राम, हाँ हो गया डायग्राम, लिखो जरा इसमें पॉइंट, ऊपर वाले में लिखना, ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले एरो में लिखो आइडियल कर्व शुड बी कॉन्वेक्स थ्रू आउट। अभी कॉन्वेक्स है, अभी आइडियल कर्व शुड बी कॉन्वेक्स
आइडियल कर्व शुड बी कॉन्वेक्स थ्रू आउट, ठीक है, आइडियल कर्व शुड बी कॉन्वेक्स थ्रू आउट। अब नीचे वाले एरो पे लिखो इनिशियल कॉन्केविटी ड्यू टू सम एरर, initial concavity due to some initial concavity due to some error, due to some initial concavity due to some error। हो गया पॉइंट भी क्लियर? इनिशियल कॉन्केविटी किसकी वजह से? कुछ एरर की वजह से, इनिशियल कॉन्केविटी ड्यू टू सम एरर। चलिए नेक्स्ट आगे देखो पॉइंट, देखो causes for initial concavity are causes for, अब देख रहे हैं कौन कौन से रीजन हो सकते हैं आपके पास में, भाई इनिशियल कॉन्केविटी है, दैट मींस इसके क्या क्या रीजन आपके पास में हो सकते हैं इनिशियल कॉन्केविटी होने के, ये पॉइंट हमने डिस्कस करना है। कॉजेज ऑफ द इनिशियल कॉन्केविटी, कॉजेज ऑफ द इनिशियल कॉन्केविटी, देखो जरा क्या क्या रीजन हो सकते हैं आपके पास में। लिखो फर्स्ट, देखो फर्स्ट लिखना है causes for initial concavity, इसमें लिखो जरा फर्स्ट रीजन क्या है, the top layer of the soil, the top layer of the soil, the top layer of the soil is too soft, the top layer of the soil is too soft, too soft, the top layer of the soil is too soft। second reason, the top surface of the soil specimen, the top surface of the soil specimen is not, the top surface of the soil specimen is not even, the top surface of the soil specimen is not even, ब्रैकेट में लिख लीजिए, it means it is not horizontal, it means it is not horizontal, it means it is not, it means it is not horizontal। next point है the penetration plunger of the loading machine, the penetration plunger of the loading machine, the penetration plunger, the penetration plunger of the loading machine is not vertical, is not vertical, and the bottom surface of the plunger, and the bottom surface of the plunger is not horizontal, and the bottom surface of the plunger is not horizontal, and the bottom surface of the plunger is not horizontal, is not horizontal। आगे 3 पॉइंट आए ना, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके पास में? हाँ, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज टू सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। आपके पास में जो सॉइल का जो सरफेस है, जो आप पेनिट्रेशन प्लंजर के अंदर डाल रहे हैं, पेनिट्रेशन जो मोल्ड है, उस मोल्ड के अंदर जो सॉइल डाली जा रही है, उसका टॉप सरफेस कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी इवन होना चाहिए वो पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि अंडुलेटिंग सरफेस ना हो। अब अंडुलेटिंग का मतलब क्या है, इवन का मतलब क्या है, ये तो आपको आनी चाहिए ना समझ में। ये तो डिस्कस करा था आपने उसमें, जो वो अनइवननेस इंडेक्स में डिस्कस किया था ना, वहां पे बताया था इनके बारे में, इनका क्या मतलब होता है, इज नॉट इवन। नेक्स्ट पॉइंट, जो पेनिट्रेशन प्लंजर है, दैट पेनिट्रेशन प्लंजर शुड बी परफेक्टली वर्टिकल। वो कैसा होना चाहिए? परफेक्टली वर्टिकल होना चाहिए। अगर वो परफेक्टली वर्टिकल है, उसका बॉटम कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, बट ऐसा नहीं हो पाता विद टाइम के साथ, ऐसा नहीं हो पाता है। वो क्या हो जाता है, कुछ इंक्लाइंड हो जाता है खुद से खुद। जब प्लंजर को कंटिन्यूअसली यूज करा जाता है ना, करा जाता है, वो खुद क्या हो जाता है, कुछ इंक्लाइंड हो जाता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल उठा सकते हो। जैसे पता नहीं ऐसा तुमने ऑब्जर्व करा है नहीं करा है, कोई नाइफ जो होता है, सब्जी काटने वाला जो नाइफ होता है, उसको देखना कुछ टाइम बाद उठा के, बहुत लंबे टाइम बाद जाकर, उसका फ्रंट कुछ क्या हो जाएगा, कुछ बेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। अब वो इतना नहीं कि ऐसे 90 डिग्री में बेंट हो जाएगा, वो बहुत थोड़ा सा बेंट होगा कि तुम्हें वो ध्यान से देखना पड़ेगा उसको, तब जाकर तुम्हें क्या दिखाई देगा, वो बेंट होता हुआ दिखाई देगा, तब जाके बेंट होता हुआ दिखाई देगा। क्यों हो रहा है ऐसे? कंटिन्यूअसली यूज की वजह से ऐसा हो जाता है। इवन ऐसा ही सेम केस हमें दिखता है कहाँ पे, जो टिम्बर्स होते हैं, लकड़ियां जो होती है ना, जब उनका कन्वर्जन किया जाता है, उनको शेप में लेकर आने की आप कोशिश करते हो ना, जो भी शेप आपको चाहिए, तो वो जो कटिंग करने वाली मशीन होती है, उसके भी अंदर ब्लेड्स ही तो होते हैं। वो ब्लेड भी क्या कर जाते हैं, कुछ बेंड कर जाते हैं, वो भी ब्लेड बेंड कर जाते हैं कुछ हद तक।
जिसकी वजह से आपको जिस शेप में उसको लेकर आना था एक्चुअली कुछ हद तक उसकी शेप क्या कर जाती है, उस शेप से डेविएट हो जाती है। आप लाना किसी दूसरी शेप में चाहते थे, लेकिन ब्लेड क्या है, किसी दूसरी शेप में मोल्ड मतलब इंक्लाइंड हो रखा है, तो कट जो आप लगाओगे वो क्या उस जगह पे लगेगा कि जहां पे आप लगाना चाहते थे, नहीं लगेगा ना। तो आपको क्या मिलेगा, टिम्बर में डिफेक्ट मिलता है। जो लकड़ी आपको चाहिए थी उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। डिफेक्ट का मतलब प्रॉब्लम, जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया, दैट मींस ये प्रॉब्लम की बात है ना। आया समझ में? ये कुछ रीजन होते हैं किसके लिए, फॉर द इनिशियल कॉन्केविटी के लिए कुछ रीजन होते हैं आपके पास। आया समझ में पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आपके पास में जनरली एज पर द ऑब्जर्वेशंस वैल्यू ऑफ द CBR 2.5, CBR 2.5 की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा निकल के आती है किससे, CBR 5 से। जनरली CBR 2.5 की वैल्यू क्या निकल के आती है, CBR 5 से ज्यादा निकल कर आती है। लेकिन अगर सपोज करो हमारा कोड ये कहता है अगर बाई चांस CBR 5 ज्यादा निकल कर आ गया, जनरली आएगी क्या ज्यादा, 2.5 ज्यादा आएगी। लेकिन अगर कोड ये कहता है अगर 5 ज्यादा निकल कर आ गया, इन दैट केस तुम्हें टेस्ट को दोबारा रिपीट करना है। तुम्हें टेस्ट को क्या करना है, दोबारा रिपीट करना है। दोबारा रिपीट करो। अगर CBR 2.5 वैसे ज्यादा आता है, लेकिन अगर बाई चांस CBR 5 ज्यादा आ जाए, इन दैट केस तुम क्या करोगे, टेस्ट को दोबारा रिपीट करोगे एंड दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू निकल कर आ रही है उसको अडॉप्ट कर लोगे फॉर द डिजाइनिंग पर्पस। आए समझ में केस? दोनों CBR वैल्यू अडॉप्ट नहीं करेंगे डिजाइनिंग में। अभी वो फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा मैं तुम्हें, उसमें तुम देखोगे CBR की एक ही वैल्यू उठाई जाती है, कौन से वाली, बड़े वाली जो वैल्यू होती है। तो दोनों नहीं यूज करेंगे हम। जनरली 2.5 ज्यादा होता है किससे, 5 से। अगर बाई चांस 5 ज्यादा आ जाए, इन दैट केस टेस्ट को दोबारा रिपीट करो। अगर टेस्ट को दोबारा रिपीट करने पर जो ज्यादा निकल कर आया उसको क्या कर लो, यूज कर लो अपने डिजाइनिंग के लिए। एक इंपेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेन। आया पॉइंट समझ में नहीं आया बताओ, ये क्लियर हो गई कहानी? ये भी नोट करके लिखना है, लिखो। हाँ नोट लिख लो, कैसे भी लिख लो, तो ये थोड़ी पूछ रहा है कैसे लिखा था। लिखो नॉर्मली CBR वैल्यू एट normally CBR value at 2.5 mm penetration, normally CBR value at 2.5 mm penetration, normally CBR value at 2.5 mm penetration is higher than CBR 5 is higher than CBR 5। ठीक है, आगे लिखो पॉइंट। but if in some cases CBR 5 is higher than CBR 2.5, but if in some cases CBR 5 is higher than CBR 5 is higher than CBR 2.5 is higher than CBR 2.5, then we will repeat the test again. Then we will repeat the test again. Then we will repeat the test again. Then we will repeat the test again, and the higher value is recorded. And the higher value is recorded. And the higher value is recorded as the CBR value of the test, and the higher value is recorded as the CBR value of the test, as the CBR value of the test। बताओ ये आया पॉइंट समझ में? क्लियर हो गई कहानी भी? आया समझ ये पॉइंट कि 2.5 क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, 5 से। लेकिन अगर 5 ज्यादा आ जाए निकल के, तो इन दैट केस रिपीट करो टेस्ट को, जो भी ज्यादा निकल कर आए उसको क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो एज द CBR वैल्यू। आया समझ पॉइंट? ये नहीं आया बताओ? हाँ फिर उसी को लेंगे दोबारा, तो जो भी आएगा उसी को अडॉप्ट करोगे। बस 5 के केस में बोला कि एक बार रिपीट कर लीजिए टेस्ट को, अगर वो ज्यादा आ जाता है तो दूसरी बार तो जो भी ज्यादा आया उसी को क्या कर लो, यूज कर लो एज द CBR वैल्यू। आया पॉइंट समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द सीवीआर मेथड। लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशन लिखनी है अब। लिमिटेशन ऑफ द सीवीआर मेथड, लिमिटेशन ऑफ द सीवीआर मेथड। लिमिटेशन लिखो फर्स्ट, इंपेरिकल मेथड। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, इंपेरिकल मेथड है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, इंपेरिकल मेथड। empirical method and cannot be related accurately with any fundamental property and cannot be related accurately with any fundamental property of the soil, with any fundamental property of the soil accurately and cannot be related accurately with any fundamental property of the soil or pavement materials or pavement materials or pavement materials। देखो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब होता है इंपेरिकल का, ये पहले भी बताया एक दो जगह पे कहीं पे। हाँ, जो मतलब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। किसी इंसान ने रिसर्च करी, उसने अपना तरीका बता दिया आपको, ये तरीका होता है। मतलब उस डेरिवेशन है लेकिन उसने कर रखा है, जो भी कर रखा है आपको नहीं बताया। आया समझ में पॉइंट? तो ये मतलब होता है इंपेरिकल मेथड है, कैन नॉट बी रिलेटेड एक्यूरेटली विद द एनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। फ्रिक्शन, कोहेजन है ना, फ्रिक्शन हो गया, कोहेजन हो गया, सब कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल। ये प्रॉपर्टीज होती हैं सब सॉइल की। ये कहाँ पे देखते हैं, सब सॉइल में देखते हैं। और सब कोई रिलेशन नहीं है, कैसा इंपेरिकल तरीका है, इंसान ने बता रखा है, उससे फंडामेंटल प्रॉपर्टी से कोई लिंक नहीं है किसी भी तरह का। हाँ, समझ गए पॉइंट? और जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है? तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब है समझ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास में? आपके पास दूसरा क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इस मेथड से आपके जो पेमेंट की टोटल थिकनेस है, टोटल थिकनेस का मतलब क्या होता है, टोटल कितनी थिकनेस आपको देनी है, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द CBR वैल्यू ऑफ द सॉइल। दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द CBR वैल्यू ऑफ द सॉइल। अब देखो खाली सॉइल तो नहीं यूज कर रखी ना आपने, सॉइल तो सबसे बॉटम पे है, उससे ऊपर क्या होंगे, एग्रीगेट्स होंगे। बट टोटल जो थिकनेस है वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ सॉइल की CBR वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे समझने की कोशिश करो ना, आपके पास में ऐसे लेयर्स रहती हैं, हमारे पास ऐसे लेयर्स हैं सब ना, ये सब लेयर्स हैं। यहाँ पर क्या होगा, बॉटम पे सॉइल सबग्रेड होगा। बॉटम पर क्या होती है, मिट्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल सबग्रेड। इसका जो फॉर्मूला है ना CBR मेथड से थिकनेस निकालने का, वो फॉर्मूला आपको थिकनेस निकाल के देता है, लेकिन कौन से वाली थिकनेस, ये पॉइंट समझना है हमें। जैसे सपोज करो मैंने सॉइल सबग्रेड को उठाया, मैंने किसके ऊपर टेस्टिंग करी, सॉइल सबग्रेड में जो मिट्टी प्रेजेंट थी ना, मैंने उसके ऊपर टेस्टिंग करी, उसकी CBR वैल्यू निकाली मैंने। अब उसकी CBR वैल्यू के बेस पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, थिकनेस निकाल रहा हूँ, कितनी थिकनेस मिलेगी। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको कौन सी थिकनेस निकाल कर देगा, वो फॉर्मूला आपको थिकनेस निकाल कर देगा कौन से वाली, जिस लेयर पे आपने टेस्टिंग करी है उससे ऊपर टोटल कितनी थिकनेस देनी है तुम्हें। आगे समझ में पॉइंट क्या मतलब है? जैसे सपोज करो मैंने टेस्टिंग करी है किसके ऊपर, सॉइल सबग्रेड के ऊपर लेकर मैंने टेस्टिंग करी है, तो मुझे सॉइल सबग्रेड से ऊपर टोटल कितनी थिकनेस देनी है, इसकी वैल्यू मिलेगी तुम्हें। आया समझ में पॉइंट? आया नहीं आया समझ में? अब जो हम थिकनेस कंसिडर करते हैं ना पेमेंट्स में, सॉइल को तो कंसिडर ही नहीं करते हैं, सॉइल की थिकनेस कंसिडर नहीं करी जाती। एक्चुअली कौन सी थिकनेस आप काउंट कर रहे होते हो, इससे ऊपर आपको कितनी थिकनेस देनी है वो कैलकुलेट कर रहे होते हो आप। आया समझ में पॉइंट? क्योंकि सॉइल कोई अलग से मटेरियल तो नहीं है जो तुम लाकर डाल रहे हो वहां पे, वो तो क्या है, जस्ट जो थी सॉइल वहां पे उसी को क्या कर दिया तुमने,
कॉम्पैक्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट करने का मतलब उसको डेंस बना दिया, बस उसी को यूज कर लिया एज अ लेयर। आया समझ में? नहीं आया बताओ, क्लियर है चीज? चलो नेक्स्ट। तो तुम्हें यहाँ से जो टोटल थिकनेस मिलेगी, तो देखो सॉइल सबग्रेड की तो थिकनेस काउंट ही नहीं करते हैं। थिकनेस कौन सी काउंट की जाती है? इससे ऊपर कितनी थिकनेस देनी है, तो इससे ऊपर जो थिकनेस दे रहे हो वही तो बन गई आपकी टोटल थिकनेस। आया समझ में पॉइंट? क्या करना है, क्लियर हुआ नहीं हुआ चीज बताओ। अब तुम कहोगे कि मुझे तो ये ठीक है, मैंने पता कर लिया टोटल थिकनेस इतनी है, तो मैं ये थिकनेस कैसे निकालूं और ये थिकनेस कैसे निकालूं? फिर इसको कैसे निकालेंगे, इसको बताओगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसकी थिकनेस बताओ। अब यहाँ पर जो एग्रीगेट होंगे ना, उसके ऊपर भी तो आप सीबीआर टेस्ट करोगे, इसके ऊपर भी तो आप सीबीआर टेस्ट करोगे। आया समझ में पॉइंट? इसके ऊपर भी सीबीआर टेस्ट करोगे। जब इसका सीबीआर वैल्यू कंसीडर करके फॉर्मूले से थिकनेस निकालोगे तो कौन सी थिकनेस मिलेगी तुम्हें? ये मिलेगी ना, ये मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ। आया समझ में? अब तुम टोटल में से इसको माइनस करोगे तो ये मिल जाएगी तुम्हें। आगे समझ में कैसे करना है? लेकिन टोटल थिकनेस किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन द सीबीआर वैल्यू ऑफ द सॉइल। सबग्रेड वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है किस पे, इन लेयर्स में आपने कौन से मटेरियल लगा रखे हैं, इन पे तो डिपेंड करना चाहिए था ना भाई। अगर मैं इन लेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज कर लेता इन दैट केस, फिर तो सॉइल दब जाती। अगर मैं इन लेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज कर लेता, और दबने तो देना ही नहीं है उसे, वो बहुत कमजोर है, तो अगर इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल में यूज करता तो थिकनेस कम आ जाएगी ना पेमेंट की। आया समझ में? तो मतलब मुझे वहां पे स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं यूज करना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, 1 किलोमीटर की थिकनेस की रोड बनाता हूँ। मटेरियल कैसा यूज करूंगा? बहुत लाइट यूज करूंगा मटेरियल, क्यों? जिससे सॉइल में दब जाए नीचे की। आया समझ में पॉइंट? ऐसे नहीं करेंगे ना। हाँ, व्हीकल कहाँ दब जाएगा? व्हीकल के ऊपर भी बैठेगा आगे कोई? तो अगर नीचे सॉफ्ट है तो ऊपर वाला कैसे दब गया? नीचे वाला दबेगा ना। आया समझ में? कोई भाई कोई तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाए तो तुम दबोगे या फिर तुम्हारे ऊपर वाला दबेगा? तो आया समझ में कैसे करना है? जैसे ये पहले वाला पॉइंट आया क्या था, आया था समझ में सॉइल वाला? देखो, हमने इस फॉर्मूले से जो हम थिकनेस निकालते हैं ना, उस थिकनेस के फॉर्मूले में सीबीआर वैल्यू भी कंसिडर की जाती है। अब आपने सपोज करो इसकी सीबीआर वैल्यू तुमने कंसिडर करी, इसकी सीबीआर वैल्यू कंसिडर करके तुम क्या निकाल रहे हो? थिकनेस निकाल रहे हो। तो जो तुम्हें थिकनेस मिलती है ना फॉर्मूले से, वो कौन सी थिकनेस मिलती है? जिस लेयर पे आपने टेस्टिंग की है उससे ऊपर टोटल कितनी थिकनेस देनी है वो मिलती है। तो सपोज करो मैंने सॉइल सब्जेक्ट को लेके जब टेस्टिंग करा, इसकी सीवियर वैल्यू को लेके जब टेस्टिंग करी, इसको जब लेके थिकनेस निकाली मैंने, तो मुझे कौन सी थिकनेस मिलेगी? इससे ऊपर टोटल कितनी थिकनेस देनी है वो मिल जाएगी क्या? जैसे टेस्ट करा था अभी। हाँ, सबके मटेरियल सब लेयर की अलग से निकलेगी। इस लेयर में जो मटेरियल है उसकी अलग से निकलेगी, इसमें जो मटेरियल है उसकी अलग से निकलेगी, इसमें जो मटेरियल है उसकी अलग से निकलेगी। दोनों, हाँ बिल्कुल अलग अलग है ही। सीवीआर वैल्यू ने तो तुम्हें सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ बताया ना, उस वैल्यू के बेस पे तुम थिकनेस निकालोगे। फिर जिस लेयर को लेके आपने टेस्टिंग करी है उससे ऊपर टोटल कितनी थिकनेस को निकलेगी। आया समझ में पॉइंट? क्या मतलब है इसका? तो आया समझ कैसे करना है? क्या दिक्कत है? मैं बताता रहा हूँ ड्रॉबैक क्या है। तुमने टोटल थिकनेस, ये टोटल थिकनेस होगी पेमेंट की, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इसकी सीबीआर वैल्यू पे जस्ट। लेकिन इन लेयर्स में आपने कौन से मटेरियल यूज कर रखे हैं उसकी तो बात ही नहीं हुई। इन लेयर में भी तो कोई मटेरियल, जो मटेरियल इनमें यूज हो रहा होगा उस पर भी तो डिपेंड करेगा आपको कितनी थिकनेस देनी है। इनकी तो बात ही नहीं कर रहे आप, इन पे कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आगे समझ में क्या ड्रॉबैक है? बाकी एक्चुअली डिपेंड किस पे करेगा वो? डिपेंड तो इन पे भी करेगा ना भाई, इन लेयर्स में कौन सी थिकनेस दे रखे, कौन से मटेरियल दे रखे हैं। तो क्लियर है नहीं है चीज? ठीक है चलो ठीक है, देखो इसमें पानी देखो। तो एक तो हो गया ना आपके पास एम्पेरिकल वाला। कैसा मेथड है? एम्पेरिकल है, याद रखना। कैसा मेथड है? एम्पेरिकल है। अभी ऐसे नहीं लिखवाए जा रहे कि चलो ठीक है अच्छा लगेगा लिखवा देते हैं इसको। ये सब क्या है आपके पास में? ये सब क्वेश्चन है आपके पास में। गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन दिखाई देंगे तुम्हें तो, बट कैसे दिखाई देंगे वो? जब उनको देखने की कोशिश करोगे तो उसको खोल के देखो ना कल बुक को। उसे करा सॉल्व एक किसी ने भी अभी घर पे जाके कल संडे था? हाँ, करे थे सॉल्व? शुरू करेगा। कितने कर लिए? 2। और करे अभी किसी ने सॉल्व? नहीं करे सॉल्व क्वेश्चन?
कल तो संडे भी था, बताओ। देखो अब इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है किसी पर, किसी पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, किसी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। भाई मेरा नुकसान हो जाएगा कुछ, अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे घर पे जाके तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ तुम्हें दिक्कत होगी। अभी तो तुम्हें दिख रहा है एक दो सब्जेक्ट हुए हैं, चलो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, जब अभी अभी तो पार्ट बाकी है नहीं, अभी तो वो बड़े बड़े पार्ट रखे हैं, उधर सॉइल रखा हुआ है, वो एनवायरमेंट रखा हुआ है, देखो बिल्डिंग मटेरियल है, वो चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा जिंदगी में कभी। इतनी थ्योरी है, इतनी वैल्यूज है याद करने की, तो इनको इनको तो फिर टच भी नहीं करोगे तुम, अगर एक बार उनमें घुस गए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी तो बताया जा रहा है अभी टाइम है तो कर लो ना साथ साथ। ये क्या ऐसे कोई मजा आता है रोज रोज कि चलो ठीक है भाई आज फिर कहानी सुना देता हूँ आधा घंटा, मजा आएगा। इसको कर लो साथ साथ, अभी टाइम है तो, फिर बाद में परेशान हो जाओगे नहीं तो टाइम ही नहीं मिलेगा, इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी थ्योरी है, उसको पढ़ लो ना साथ साथ अभी जब टाइम है तो। थ्योरी जो पढ़नी है याद करनी है वो क्लास में याद कर लो ना, घर पर तो सिर्फ क्वेश्चन उठाकर बैठ रहे हैं, या घर पे और बहुत सारे काम होते हैं तुम्हारे पास में। द टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, द टोटल थिकनेस ऑफ द flexible payment designed by CBR method, the total thickness of the flexible payment, the total thickness of the flexible payment designed by CBR method, designed by CBR method depends only on depends only on depends only on CBR value of the depends only on CBR value of the depends only on CBR value of the soil subgrade, depends only on the CBR value of the depends only on the CBR value of the soil subgrade irrespective of the type of materials, irrespective of the type of materials, irrespective of the type of materials used in different used in different used in different pavement layers, used in different pavement layers। बताओ ये आया पॉइंट समझ में, क्लियर हो गया पॉइंट, ये पॉइंट था आपके पास जस्ट, बताइए ठीक है, आगे समझ में पॉइंट क्या मतलब है इसका, क्लियर है चीज, हाँ इसमें कोई दिक्कत है। सो दोनों ड्रॉबैक आ गए समझ में, आ गए ना दोनों ड्रॉबैक समझ, कैसे कैसे इंपेरिकल मेथड है। दूसरा पॉइंट टोटल थिकनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ओनली ऑन द सीबीआर वैल्यू ऑफ द सॉइल सबग्रेड, बाकी कौन सा मटेरियल आपने यूज कर रखा है किस लेयर में उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। एक और लिख लो, CBR method is not valid for CBR method is not valid for CBR method is not valid for CBR value greater than for CBR value greater than for CBR value greater than 12%, for CBR value greater than 12%, for CBR value greater than 12%। एक ही डायग्राम सा बना लीजिए, for CBR value greater than 12%, for CBR value greater than 12%, CBR value greater than 12%, ये बना लो डायग्राम में। हो गया, ये गर्मी हो रही है ना बहुत यहाँ पर, इसको गेट को ओपन नहीं कर लो ना, अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। 127 mm
चलिए ठीक है, सो ये हो गया ना आपके पास में, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीबीआर मेथड। ये सीबीआर मेथड की कहानी आ गई पूरी की पूरी ना। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, एक लिखो जरा इसमें पॉइंट, एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा ना, क्वेश्चन लिखो, एक टेबल बनाओ, एक साइड पे लिखो लोड, टेबल बनानी है, टेबल में एक साइड पे क्या लिखना है, लोड लिखना है, किस यूनिट में होता है लोड, केजी में लिखेंगे, और दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, पेनिट्रेशन लिखेंगे। दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, पेनिट्रेशन कौन सी यूनिट में, एमएम में। पेनिट्रेशन लिखो, दो वैल्यूज है आपके पास, कौन कौन सी हैं, 2.5 एंड दूसरा 5 है, इनके सामने लोड लिख लीजिए 60.5 एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 80.5, 80.5, ठीक है 80.5। फाइंड सीबीआर वैल्यू, बताइए आंसर, फाइंड सीबीआर वैल्यू बताओ, फाइंड सीबीआर वैल्यू, फाइंड सीबीआर, फाइंड सीबीआर वैल्यू 60.5, 60.5 यस, 4 पॉइंट, हाँ 3.91%, लेकिन इसमें ये भी तो बताओ, एक ही तो वैल्यू बतानी होती है तुम्हें, कौन से वाली अडॉप्ट करते हैं, बड़े वाली ना, तो क्या हो जाएगा 4.1, 7.4 क्यों आ रहा है तुम्हारा, 60.5 था ना, हाँ तुमने क्या लिखा हुआ है, नहीं नहीं 60.5 था, 4.41, तो कितना आएगा 4.41 आ जाएगा। आ गया आंसर, कितना आ रहा है, सो द सीरियल वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 4.41 ना। कैसे निकालेंगे, सिंपल, सीबीआर 2.5 बताओ, ये क्या चल रहा है अपने आप, व्हाइट हो जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है, सीबीआर 2.5 इज इक्वल टू 60.5 को डिवाइड कर दिया 1370 इंटू, देखो व्हाइट हो गया, इज इक्वल टू 4.41%, सीबीआर 5 इज इक्वल टू व्हाट, 80.5 था, तो डिवाइड करो किससे, 20 इंटू 100 कितना आ रहा है आपके पास में, 3.91%। सो कौन सी वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में, आंसर विल बी व्हाट, सीबीआर वैल्यू इज इक्वल टू 4.41%, ये आंसर बन गया ना, आगे समझ में पॉइंट, 4.41 इज इक्वल टू सीबीआर वैल्यू, ये आंसर आ गया आपके पास में। तो सीबीआर वैल्यू इज इक्वल टू 4.41 आंसर आ गया ना, चलिए ठीक है, क्लियर है चीज। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हाट, रिजिडिटी फैक्टर, रिजिडिटी फैक्टर, RIGI, रिजिडिटी फैक्टर। सो नेक्स्ट है आपके पास में रिजिडिटी फैक्टर, RF लिख लो, RF रिजिडिटी फैक्टर मतलब RF, इसका मतलब लिखना क्या है, देखो क्या होता है, रिजिडिटी फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो है किसका, कांटेक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर का, ये रेशियो होता है किसका, कांटेक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर का, इट इज द रेशियो ऑफ द कांटेक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर। अब यहाँ पे दो टर्म आए आपके पास में, एक तो आया कांटेक्ट प्रेशर एंड दूसरा क्या है, टायर प्रेशर है। क्या मतलब है कांटेक्ट प्रेशर का आपके पास, जैसे टायर के एंड पेवमेंट के कांटेक्ट पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज व्हाट,
कॉन्टैक्ट प्रेशर उसको बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट प्रेशर कहेंगे। जैसे ये टायर है, टायर के ऊपर आएगा लोड, कौन सा लोड आएगा टायर के ऊपर, व्हीकल जो इसके ऊपर बैठा होगा, जो इसके ऊपर बैठा होगा व्हीकल का लोड ट्रांसफर होगा किस पे, टायर्स पे, टायर्स पे, ठीक है। सो ये टायर्स पे लोड आया, अभी जो टायर वाला लोड है किस पे ट्रांसफर, इनके देखो टायर पे लोड आएगा कौन से वाला, जो इसके ऊपर बैठा होगा ना उसका लोड आएगा, तो यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट पे क्या डेवलप होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा ना, प्रेशर डेवलप होगा, एंड दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉन्टैक्ट प्रेशर, दैट प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट प्रेशर। जैसे जैसे आप व्हीकल के ऊपर लोड बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते रहोगे व्हीकल के ऊपर, कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना, आया नहीं आएगा समझ में चीज। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, लोड बाय क्या होगा, एरिया ना, दैट विल बी इक्वल टू लोड बाय एरिया। क्लियर है चीज। सो क्या मतलब है कॉन्टैक्ट प्रेशर का, क्लियर हुआ। कॉन्टैक्ट प्रेशर का क्या मतलब होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर का मतलब है कि जो प्रेशर टायर के एंड पेवमेंट के कॉन्टैक्ट पर डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से, उस लोड की वजह से जो कि किसके ऊपर है, ऊपर है, व्हीकल के ऊपर जो लोड है, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट प्रेशर। यहां तक क्लियर हो गया ना ये चीज, क्या मतलब है कॉन्टैक्ट प्रेशर। अब टायर प्रेशर का क्या मतलब है बताओ, जो और कॉन्टैक्ट प्रेशर कौन सा है, ठीक है, लेकिन पेमेंट को कैसे पता लगेगा कि भाई ये लोड मेरे पे व्हीकल की वजह से आया है या किसी इंसान की वजह से आया है, उसको थोड़ी पता लग रहा है, हाँ फिक्शन कहाँ से आ गया यहाँ पे बताओ, जो हवा भरवा रखी है टायर के अंदर उसको बोलते हैं टायर प्रेशर, टायर टायर प्रेशर जो टायर के अंदर प्रेशर है, जो हवा मेंटेन करवा रखी है, जो प्रेशर आपने मेंटेन करवाया है उसके अंदर, दैट विल बी कॉल्ड एज टायर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे, टायर प्रेशर। दोनों क्लियर हो गए मैडम। सो कॉन्टैक्ट प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, वो प्रेशर जो कि डेवलप हुआ कहाँ पे, एट द कॉन्टैक्ट ऑफ द टायर एंड द पेमेंट, और टायर प्रेशर जो कि हमने हवा भरवा रखी है किसके अंदर, टायर के अंदर। जब जस्ट जस्ट समझने की कोशिश करो, जैसे सपोज करो इनके रेशो को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी फैक्टर कहते हैं। अब सपोज करो कॉन्टैक्ट प्रेशर है बहुत ज्यादा, तुम साइकिल लेकर जा रहे थे रोड पर, ठीक है, अब साइकिल पर बिठा रखे हैं तुमने 3 लोग, एक आगे है, एक पीछे है, और एक जो चलाने वाला है, आया समझ में, और टायर के अंदर हवा ही नहीं है ऐसे केस में चलाते हुए क्या होगा, बहुत भारी फील होगा तुम्हें, होगा ही नहीं होगा, बहुत भारी सा लगेगा ना, बहुत भारी लगेगा नहीं लगेगा बताओ, आया समझ में केस, क्लियर है चीज। टायर की जो वॉल्व होंगी, तो ऐसे केस में क्या ये कह सकते हैं हम, टायर के ऊपर जो लोग, जो व्हीकल के ऊपर लोग बैठे हैं वो तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और हवा जो है टायर के अंदर वो है ही नहीं। सो कॉन्टैक्ट प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, टायर प्रेशर बहुत कम है। सो कॉन्टैक्ट प्रेशर इज मोर देन द टायर प्रेशर, ऐसे कह सकते हैं इस केस में, कॉन्टैक्ट प्रेशर इज मोर देन द टायर प्रेशर। सो जब व्हीकल चलाया जाएगा, जब साइकिल चलाई जाएगी, कैसा लगेगा तुम्हें, बहुत भारी लगेगा। एंड जो टायर के अंदर वॉल्व होती है, वॉल्व भी तो होती है टायर के अंदर, टायर दब जाएगा या ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा पूरा, दब जाएगा ना, दबेगा नहीं दबेगा टायर बताओ, आए समझ में केस। सो वॉल्व विल बी इन कंप्रेशन, वॉल्व्स विल बी इन कंप्रेशन। क्लियर हो गई ये चीज कब, जब कॉन्टैक्ट प्रेशर ज्यादा है किससे, टायर प्रेशर से। आए समझ में पॉइंट, क्या मतलब है इसका, टायर के अंदर वॉल्व भी तो लगी होती है बहुत सारी, ऐसा देखा नहीं हमने कभी टायर के अंदर वॉल्व वगैरह लगी हुई, छोटी छोटी वॉल्व लगी होती है टायर के अंदर ना। दूसरा केस, इस बार सपोज करो साइकिल पर एक ही इंसान बैठा जा रहा है, और वो भी बहुत पतला सा इंसान है, और उसने हवा बहुत अच्छी भरवा रखी है टायर में, ऐसे केस में कैसा लगेगा, बहुत मजा आएगा चलाते हुए, हाँ हाँ, आएगा नहीं आएगा मजा बताओ, बहुत बहुत हल्का लगेगा तुम्हें, बहुत लाइट फील होगा चलाते हुए, ऐसा लगेगा जैसे खुद जा रही है वो, ऐसा ही तो लगेगा। सो इस केस में प्रेशर है ही नहीं कुछ, कॉन्टैक्ट प्रेशर, जो इंसान बैठा हुआ है साइकिल के ऊपर वो भी कैसा है, बहुत हल्का सा इंसान है, आए समझ में केस। और हवा कैसी मेंटेन कर रखी है तुमने, बहुत अच्छी खासी मेंटेन करवा रखी है, कैसा केस बन गया, कॉन्टैक्ट प्रेशर लेस देन टायर प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर लेस देन टायर प्रेशर का केस बन गया ना। यहाँ पे वॉल्व कैसी होंगी, टेंशन में होंगी, स्ट्रेच हो जाएगा पूरा का पूरा टायर, स्ट्रेच होगा ही नहीं होगा बताओ, आया समझ में केस, क्या मतलब है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड फॉर डिजाइनिंग,
एंड फॉर डिजाइनिंग कॉन्टेक्ट प्रेशर इज इक्वल टू टायर प्रेशर इज इक्वल टू 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हम अज्यूम करके चलते हैं। आगे समझ में पॉइंट? हाँ क्लियर है नहीं ये चीज? ये क्वेश्चन थे आपके पास सब, जेई के क्वेश्चन है, ऐसे जेई के उठाकर तो देखो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एक बार तभी तो दिखाई देंगे क्वेश्चन। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो बताया जाता है जो कि क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा बताने का तो टाइम ही नहीं होता। सब क्या है आपके पास में? क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है सब, बस उठा के देखने की जरूरत है एक बार। गुप्ता एंड गुप्ता में हर पॉइंट से क्वेश्चन है आपके पास में, 200 के आसपास मिल जाएंगे आपको ना। हाँ हाईवे के देखो लास्ट के कुछ क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के, लास्ट के जो बिल्कुल एंड में दिखेंगे तुम्हें कुछ क्वेश्चन, उनके आगे लिखा भी रहता है इनफैक्ट, ये ईएस का क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, वो नहीं करने होते, तुम खुद समझ जाओगे तुम्हारे हिसाब से कौन से क्वेश्चन है। शुरू के लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन आपके हिसाब के होंगे। हाँ 200 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आपके लेवल के होंगे, उनको करना है तुम्हें सॉल्व, क्योंकि तुम्हारा जेई है ना टारगेट, जेई के हिसाब से 100 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे किसके, प्रीवियस ईयर के लगभग 100 क्वेश्चन तो होंगे ना प्रीवियस ईयर में आराम से, तो 300 हो गए, 30 35 40 क्वेश्चन तुम्हें क्लास में सॉल्व करवा दिए जाएंगे, 350 के आसपास क्वेश्चन हो गए। बताओ अब और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, पहले तो ये दो चीज कर लो ना, बाकी टाइम लगेगा बाद में कि भाई ये मैंने नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर ली है, तो कोई तीसरी रेफरेंस है वाईसीटी यूथ कंपटीशन, उसको कर लेना। हाँ वो सब पेपर 1 के हैं, लेकिन थ्योरी तो तुम्हें जो क्लास में बताई जाती है कन्वेंशनल, वो तो पेपर 2 के हिसाब से बताए जाते हैं ना, तो पेपर 1 के हिसाब से वो प्रैक्टिस करने हैं तुम्हें। लेकिन जब तुम पेपर 2 के लिए तैयारी करने आओगे तो कन्वेंशनल तो तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ओएसडी क्या है, न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, वो सब तो करवा रखा है न्यूमेरिकल्स, बस प्रैक्टिस का बच जाएगा ना एक टास्क आपके पास अकेला। तो इसीलिए पेपर 1 के टाइम पर ऑलमोस्ट क्या बता दिया जाता है, सारी थ्योरी बता दी जाती है। पेपर 2 में कुछ टॉपिक्स छोड़े जाते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो उसी टाइम के हिसाब से होते हैं, बाकी मोस्टली सारा पहले ही बता दिया जाता है, जिससे कि उस टाइम पर क्या बचे आपके पास, बस एक काम बचे, सिर्फ क्या, प्रैक्टिस करने का काम बचे। अब मान लो कि पहले पेपर 1 को रेफरेंस बना के पढ़ाया जाए, फिर पेपर 2 आएगा कि भाई चलो ठीक है पेपर 2 की थ्योरी पढ़ने, इतना टाइम थोड़ी मिलता है तुम्हें। पेपर 1 के बीच में, रिजल्ट के बीच में, पेपर 2 में कितना टाइम बचता है, सिर्फ 1 डेढ़ महीने का टाइम मिलता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सारे के सारे सीख लोगे एकदम से, पॉसिबल ही नहीं है, और उसको प्रैक्टिस भी कर लो, वो सीख जाओगे तुम एकदम से। एसएफडी पीएमडी बनाना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने एकदम से कि भाई 1 महीने में सीख जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे ना, सेम यहाँ पर भी नहीं सीख पाओगे एकदम से। तो क्या तरीका होता है, पहले थ्योरी बता दो पूरी, कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दो, एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक पे, जिससे कि बाद में क्या काम बचे, बस क्वेश्चन कराना, प्रैक्टिस बच जाएगा। आगे समझ में चीज क्लियर हो गई है? लेकिन करके तो देखो, कोई सब क्वेश्चन है आपके पास, गुप्ता एंड गुप्ता के सारे क्वेश्चन है, तो करके देखना पड़ेगा ना उन्हें। सो हेडिंग क्या थी आपके पास, रिजिडिटी, टाइटल लिखो इसमें, इट इज अ रेशियो ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर, इट इज अ रेशियो ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रेशर टू टायर प्रेशर, रेशियो ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर, ये लिख लीजिए, है ना, ये जो डायग्राम सा बना के यहाँ पे ना लिखो, it is a ratio of the contact pressure to tire pressure, लिखिए, हो गया, बनाओ। ये एरिया कौन सा एरिया है, कॉन्टेक्ट एरिया है, ये कौन सा एरिया है, कॉन्टेक्ट एरिया, मतलब जितने एरिया पे इन दोनों का, टायर का एंड पेमेंट का कॉन्टेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो एरिया है। आया समझ में पॉइंट? ठीक है, कॉन्टेक्ट एरिया मतलब जितने एरिया पे इन दोनों का कॉन्टेक्ट हुआ है, इस एरिया की वैल्यू क्या रहेगी, हाँ वैल्यू क्या रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द एरिया, वो तो शेप पे डिपेंड करेगा भाई, एरिया की क्या वैल्यू निकालोगी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली सर्कुलर नहीं होती शेप, कॉन्टेक्ट एरिया जो होता है उसकी शेप सर्कुलर नहीं होती है, लेकिन फॉर द एनालिसिस पर्पस हम क्या मान के चलते हैं, सर्कुलर मान के चलते हैं। सर्कल को इजी रहता है एनालाइज करना बहुत ज्यादा, क्योंकि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कैसी रहती है, सेम रहती है, सेम ही तो है हर जगह से। आया समझ में पॉइंट? सो कॉन्टेक्ट एरिया की शेप कैसी मान के चलते हो, सर्कुलर मान के चल सकते हो। फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना, लिखो पॉइंट। कॉन्टेक्ट एरिया इज इक्वल टू, कॉन्टेक्ट एरिया इज इक्वल टू व्हाट, पाई स्मॉल ए स्क्वायर, ऐसे लिख लो, पाई स्मॉल ए स्क्वायर, और स्मॉल ए क्या है आपके पास में, रेडियस है, रेडियस ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया,
स्मॉल ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट, स्मॉल ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया। हो गया क्लियर ये चीज? आया समझ में पॉइंट? अब ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, आखिर तक यूज होंगे। तो ए से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल ए से कॉन्टैक्ट एरिया और स्मॉल ए से रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया रिप्रेजेंट करा जा रहा है। एंड लोड किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? यहाँ पे मेंशन कर लो कैपिटल पी, कैपिटल पी दिखाना है उसको, ठीक है। और कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको स्मॉल पी बना दो, ठीक है, स्मॉल पी। ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो यूज होंगे आगे। कैपिटल पी का मतलब क्या है, स्मॉल पी का मतलब क्या है, स्मॉल ए का मतलब क्या है, कैपिटल ए का क्या मतलब है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखो टायर प्रेशर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है क्या है? टायर प्रेशर है। हाँ हाँ, वही तो चल रहा है पॉइंट, रिजिडिटी फैक्टर ही उसी के अंदर तो लिखा हमने, इट इज द रेशियो ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर। नेक्स्ट है टायर, लिखो प्रेशर मेंटेन्ड इनसाइड द, pressure maintained inside the tube of a tire, pressure maintained inside the tube of a tire, inside the tube of a tire। आगे समझ में पॉइंट भी? pressure maintained inside the tube of a tire, inside the tube of a tire। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट लिखो पॉइंट, for designing, for designing, for designing CP is equal to TP। CP मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर और TP मतलब टायर प्रेशर। For designing CP is equal to TP is equal to what? 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। For designing CP is equal to TP is equal to 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ 1, बिल्कुल 1 हो जाएगा, आएंगे उस पॉइंट पे भी अभी ना। For designing CP is equal to TP is equal to 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अभी खुद से बता सकते हो रिजिडिटी फैक्टर मोर देन 1 होने का मतलब क्या है? CP मोर देन TP, या फिर आप ये कह दो CP मोर देन 7 एंड TP लेस देन 7। ये भी तो बोल सकते हैं, CP मोर देन 7 एंड TP लेस देन 7 एंड टायर वॉल विल बी इन कंप्रेशन। भाई C ज्यादा है तो कंप्रेशन और T ज्यादा है तो टेंशन। कौन से वाली? हाँ, एक्सपेंशन का मतलब है स्ट्रेच हो जाना। ऊपर से बहुत कम लोड अप्लाई हो रहा है, जो ऊपर वाला लोड है वो टायर को दबा ही नहीं पा रहा है, तो वो स्ट्रेच्ड है प्रॉपर्ली टायर। एक्सपेंड होने का मतलब टायर प्रॉपर्ली स्ट्रेच्ड है, ये मतलब है बस एक्सपेंड होने का। और कंप्रेस होने का मतलब वो दब चुका है टायर पूरी तरह से। तो RF लेस देन 1 मतलब CP लेस देन TP, CP लेस देन 7 या फिर TP मोर देन 7 वॉल्व विल बी इन टेंशन। इन टेंशन लिखो जरा पॉइंट भी। व्हेन TP मोर देन CP, ऐसे लिखो व्हेन TP मोर देन CP, व्हेन TP मोर देन, व्हेन TP मोर देन CP टायर वॉल्व इन टेंशन, टायर वॉल्व इन, टायर वॉल्व किस में होंगी? टेंशन में। अगले को पॉइंट, व्हेन TP लेस देन, व्हेन TP लेस देन CP, व्हेन TP लेस देन CP टायर वॉल्व इन किसमें होंगी? टायर वॉल्व कंप्रेशन, टायर वॉल्व इन कंप्रेशन। टायर वॉल्व किसमें होगा? कंप्रेशन में होगा। बताओ आ गया पॉइंट समझ में? क्लियर होगी सारी कहानी? क्या मतलब है इसका? तो दो टर्म डिस्कस हुए तुम्हारे, एक तो क्या, एक तो टेस्ट डिस्कस कर लिया हमने, कौन से वाला? CBR मेथड डिस्कस कर दिया, दूसरा क्या डिस्कस कर दिया? रिजिडिटी फैक्टर डिस्कस कर दिया है। आपने ट्यूब नहीं देखी कभी? हाँ वही है एक तरह से वॉल्व, वही वॉल्व है, ठीक है, वही वॉल्व है। तो दो पैरामीटर आ गए आपके पास, एक CBR आ गया और दूसरा RF वाला आ चुका है, ठीक है। अब दोनों इंपॉर्टेंट थे आपके पास में, दोनों से क्वेश्चन है। CBR से बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, एंड RF से भी क्वेश्चन दिखाई देंगे अगर तुम प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है आपके पास में? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिर से अपने वाला वही ना जो चल रहा था आपके पास। क्या डिस्कस कर रहे थे हम?
सीबीआर तो खत्म हो चुका था, ग्रेड सेपरेशन था ना, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो यस, इसमें क्या क्या हो चुका है आपके पास, बेसिक फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन हो चुका था, है ना, बेसिक फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन हो चुका था। आपने दोनों को डिफाइन कर लिया था, दोनों को डिफाइन कर लिया था। इंटरसेक्शंस एट ग्रेड क्या होता है, ग्रेड सेपरेशन क्या है, ये भी हो चुके थे पॉइंट। ग्रेड सेपरेशन में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन भी आ चुका है, बेसिक ट्रैफिक मैनोवर्स भी आ चुका है ना, एक्सीडेंट डाटा को स्टोर करने का क्या तरीका है, वो सब भी आ चुका है आपके पास में ना। अब जस्ट इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाओ। इवन एक काम कर रहा हूं मैं, इसको बोर्ड पे लिखने की बजाय मैं इसका डायरेक्टली क्या भेज रहा हूँ तुम्हें, फोटो भेज देता हूँ, वो ठीक रहेगा ना ऑप्शन, टाइम कंज्यूम करेगी। इससे डायरेक्टली क्या है कि मैं फोटो भेज रहा हूँ, तो जल्दी बना लीजिए आप 2 मिनट में ना। देखो आ जाएगा फोटो ना, आ चुका है, आ गया फोटो। आ गया फोटो ना। इसमें टेबल बनी हुई है, बनी हुई है टेबल, एग्जैक्टली सेम टेबल बनानी है। हाँ यही वाली, नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स वाली। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस वीक एंड तक ये जो सब्जेक्ट है खत्म होता दिखाई देगा, ऑलमोस्ट तो ओवर हो ही जाएगा। शायद हो सकता है एक आध क्लास लग जाए नेक्स्ट हफ्ते में, बाकी तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बट उसके खत्म होने से पहले पहले इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ना, 4-5 दिन का टाइम है, उससे पहले पहले निपटा दो ना इसको। तो फिर बाद में करेंगे, जब नया सब्जेक्ट शुरू होगा उसके बाद हाईवे के शुरू करेंगे क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि शायद हो जाएगा खत्म, क्योंकि मटेरियल तो बड़ा नहीं है टॉपिक अब। ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी काफी हद तक ऑलमोस्ट हो चुका है ओवर, थोड़ा सा बचा हुआ है पार्ट इसमें। तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट हफ्ते में एक आध क्लास हो लग जाए। तो दो दो टॉपिक तुम्हारे, दो दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट से होते दिखाई देंगे। एक सोम चल ही रहा है उधर, और दूसरा इधर से हाईवे का। बट जब तक क्वेश्चन नहीं करके देखेंगे, ये कैसे पता लगेगा कि भाई जो हमने पढ़ा है उससे काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए जरूरी है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो एक बार, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक क्वेश्चन करोगे, जब क्वेश्चन करोगे तो जब क्वेश्चन होंगे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा अंदर, देखो हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे से। और कॉन्फिडेंस ही तो बहुत जरूरी है भाई, गलत चीज को भी कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो क्या रहेगा, सही रहेगा। आया समझ, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गई कंप्लीट, टेबल बना लिए। ठीक है, हो गया कंप्लीट। देखो जरा क्या क्या सिस्टम है इसका। अब यहाँ से भी क्वेश्चन दिखाई देंगे तुम्हें ना, जैसे नंबर ऑफ द लेन्स। आपके पास में दो रोड है, कोई भी दो रोड है हमारे पास, रोड ए है रोड बी है, इस तरह से। ऐसे दो रोड,
ए रोड है एंड ये है आपके पास में बी रोड है, रोड ए एंड रोड बी है, ठीक है। दोनों रोड की कंडीशंस मेंशन कर रखी है इन्होंने कि भाई कैसी कैसी रोड है आपके पास, दोनों रोड की कंडीशन मेंशन करी है। कैसे? दोनों रोड कैसी दे रखी है? 2 लेन, ये लिखा है दोनों रोड कैसी हैं? 2 लेन है। इस पर भी 2 लेन है एंड इस पे भी 2 लेन है, इस पे भी 2 लेन हो गए एंड इस पे भी 2 लेन हो गए। क्लियर है चीज? हाँ, समझ में नहीं आया फोन? अब देखो जरा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेबल को समझते चलो ना साथ साथ। तो क्या था पहला कॉलम, क्या था? नंबर ऑफ द लेन्स। 2 रोड है, रोड ए एंड रोड बी, दोनों पे लेन्स कैसे हैं? 2 लेन्स है। आगे से यहाँ तक का मतलब क्लियर हुआ? ये क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब रोड पे मूवमेंट होता है, मूवमेंट के टाइम पे कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होने के चांसेस हैं, कहाँ कहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है, ये पॉइंट, ये चीज डिस्कस कर रहे हैं जस्ट। आपको कल 4 तरीके सिखाए थे, एक तो वीविंग होता है, मर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है एंड क्रॉसिंग होता है। हम जिसमें से डाइवर्जिंग को कंसिडर ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? उससे हार्मफुल इफेक्ट क्या रहेगा? नेग्लिजिबल रहेगा, सो दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द एनालिसिस पर्पस। उसको एनालिसिस पर्पस से क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। आगे पॉइंट समझ में क्या मतलब इसका? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास में। तो आपको क्या देखना है कि सपोज करो मैं कोई रोड की डिजाइनिंग कर रहा हूँ, या सपोज मैं कोई इंटरसेक्शन बना रहा हूँ, उस इंटरसेक्शन पे मैं बनाऊंगा सिग्नल्स। मुझे क्या लगाने हैं वहां पे? सिग्नल्स लगाने हैं। बट सिग्नल्स क्यों लगाने पड़ रहे हैं मुझे? क्योंकि कन्फ्लिक्ट है वहां पे। कन्फ्लिक्ट्स को कम करवाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ रहा है वहां पे? सिग्नल्स लगाने पड़ रहे हैं। आपने कल भी देखा था, इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन पे कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट होते हैं इंटरसेक्शन पे, एट ग्रिड इंटरसेक्शन पे। एट ग्रिड इंटरसेक्शन पे क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट, आपने उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया था? सिग्नल लगाए थे। लेकिन सिग्नल लगाने से भी क्या हुआ था आपके पास? पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो पाया था। तो कहाँ चले गए थे? रोटरी पे। रोटरी से ही नहीं हुआ तो कहाँ गए थे? सिग्नलाइज रोटरी पे। सिग्नलाइज रोटरी पे उससे भी नहीं हुआ। इन दैट केस ग्रेड सेपरेशन था। और ग्रेड सेपरेशन में आपने देखा था क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट को हमने क्या करा दिया था? एलिमिनेट करा दिया था काफी हद तक। आया था वो कल लिखा था ना हमने ग्रेड सेपरेशन वाला केस। क्लियर है वो चीज? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास। तो जब हम सिग्नल लगा रहे हैं रोड पे, अब 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास में। या तो क्या ऑप्शन है, तुम सिग्नल को लगाने से पहले चेक करो कहाँ कहाँ पर कंफ्लिक्ट क्रिएट होंगे, या पहले कंफ्लिक्ट होने दो, देखो भाई यहाँ पे कंफ्लिक्ट हुआ, अब सिग्नल लगाऊंगा मैं आकर। कौन सा ऑप्शन करेंगे? पहले उसको चेक कर लेंगे। या ऐसे थोड़ी करेंगे भाई, एनालिसिस पहले किया जाता है, स्ट्रक्चर को बनाने से पहले एनालिसिस कर लिया जाता है कि किस लोड को ये बियर कर सकती है बीम, क्या इस पे मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं, या पहले बना देते हैं फिर लोड अप्लाई करके देखेंगे, अगर गिर गई तो ठीक है दूसरी बना देंगे। ऐसे नहीं करते ना, क्या करते हैं? पहले एनालाइज कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी काम हो रहा है। बीम बनाई हमने, मान लीजिए कि कोई भी सिग्नल लगाना था, तो उससे पहले देखो ना ट्राई करके कि अगर रोड पे मैं इस तरह का मूवमेंट पॉसिबल कराना चाहता हूं, तो इस तरह के मूवमेंट में कितने कंफ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट होने के चांसेस हैं आपके पास। आया समझ में पॉइंट? अब मैंने चांसेस पता करे पहले। कैसे? एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठ के अलग अलग पॉसिबिलिटीज चेक कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी लगा के कि देखो ट्रैफिक अगर इधर मुड़ेगा, दोनों पे 2 वे ट्रैफिक होगा, दोनों पे 1 वे ट्रैफिक होगा, एक पे 1 वे ट्रैफिक होगा, दूसरी पे 2 वे ट्रैफिक होगा, तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे एक्सीडेंट क्रिएट होने का चांस बनेगा, कितने चांसेस बनेंगे, कितने पॉसिबिलिटी बनेगी कंफ्लिक्ट क्रिएट होने की, वो चीज आप चेक कर रहे हो कहाँ पे बैठ के? ऑफिस में बैठ के चेक कर रहे हो। आया समझ में पॉइंट? अब कंफ्लिक्ट आपने चेक करे, सिंस कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा निकल कर आए, उनको कैसे करो रिड्यूस? आप वहां पे सिग्नल दे दो। आगे समझ में कैसा कैसा सिस्टम है? क्लियर है नहीं ये चीज? सो वही पॉइंट बताया जा रहा है तुम्हें कि तुम ऑफिस में बैठ के क्या देख रहे हो? कंफ्लिक्ट पॉइंट देख रहे हो कि कितने कंफ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट होने के चांस हैं, और ये कंडीशन पूछी जाती है कहाँ पे? एग्जाम में पूछी जाती है। डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि भाई 2 रोड है, दोनों कैसी हैं? 2 लेन रोड है, रोड ए भी 2 लेन है, रोड बी भी 2 लेन है, दोनों पे 2 वे ट्रैफिक अलाउ कर रखा है आपने, कहाँ कहाँ पे कितने पॉइंट्स पे एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। व्हीकल के पास बहुत सारे चांसेस है मूव करने के, वो सीधा जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट भी तो जा सकता है, कहाँ कहाँ पे एक्सीडेंट क्रिएट होने का खतरा रहेगा। अब हमें डायरेक्टली क्या पता होने चाहिए? नंबर ऑफ कंफ्लिक्ट पॉइंट पता होने चाहिए। 24 निकल के आते हैं, 24 कंफ्लिक्ट पॉइंट। 24 पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है जिसमें क्या क्रिएट होगा? कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा। ये बहुत ज्यादा है, ज्यादा है नहीं है बताओ? 24 ज्यादा होता है कम होता है? वो तो डिपेंड करेगा तुम किसकी बात कर रहे हो। किसी केस में 24 क्या होगा? कम होगा, और किसी केस में क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। बट यहाँ पर 24 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं जहां पर क्या क्रिएट होंगे? कंफ्लिक्ट क्रिएट होंगे। और ये क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब जितने ज्यादा डायरेक्शन में
तुम मूवमेंट पॉसिबल करवाओगे व्हीकल का, वो तो तुम डिसाइड करोगे ना कि मैं अगर कोई रोड डिजाइन कर रहा हूँ तो इस रोड पे मुझे किधर किधर पॉसिबिलिटी देनी है व्हीकल को मूव करने की। क्या व्हीकल अपने हिसाब से कहीं भी चला जाएगा? क्या करना पड़ेगा? तुम अलाउ करोगे उसको। भाई मैं यहाँ पे चाहता हूँ रोड पे सिर्फ इस पे सीधा मूवमेंट हो, मैं चाह ही नहीं रहा व्हीकल इधर भी मुड़े या फिर इधर भी मुड़े। एक्सप्रेस हाईवेज में यही तो होता है। एक्सप्रेस हाईवे, ये बताया था आपको शुरू में, एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे का पॉइंट। हाँ, एक्सप्रेस हाईवे एंड हाईवे का पॉइंट बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्रेस हाईवे आपने ट्रैफिक को चैनलाइज करने की कोशिश करी, उसको एक डायरेक्शन देने की। हाईवेज में थी मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, और एक्सप्रेस हाईवे में आपने उसी मिक्स ट्रैफिक कंडीशन को क्या कोशिश करी है, एलिमिनेट कराने की। वो देखो लिखा भी होगा वहां पर, कहीं पे लिखा हुआ होगा वो। ऐसे एक्सीडेंट निकल कर आने से कभी सुना ही नहीं है बड़ा सा जिंदगी में। उसको लिखा भी होगा, वो देखना, चेक करके लिखवाया हुआ होगा वो पॉइंट। लिखा था ना? हाँ, वो मुझे मुझे पता है लिखवाया था, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है लिखवाया था, मुझे वो खुद से पता है लिखवाया था मैंने। लिखवाया था वो पॉइंट। अब वो तुमने नहीं देखा, उसके बाद घर पे जाके कभी तो वो तुम्हें लग रहा होगा ना कि शायद इनको नहीं पता होगा। मैं तो देखता हूँ उसको रोज, मुझे पता है कि मैंने लिखवाया था। ठीक है, सो इन दैट केस आप डिसाइड करोगे ना कि मुझे मूवमेंट किधर किधर करवाना है। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे कंफ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस हैं। 2 लेन रोड है, 2 वे ट्रैफिक है दोनों पे। मतलब कैसा है 2 वे ट्रैफिक का? तो 2 लेन का तो मतलब आया समझ में। 2 वे ट्रैफिक का मतलब कैसा है, इधर भी जा रहा है इस पे ट्रैफिक एंड इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है ट्रैफिक एंड इधर भी जा रहा है। आगे पॉइंट समझ में क्या मतलब है, कितने पॉइंट क्रिएट होते हैं? हाँ, देखो जरा चेक करके। अब नंबर ऑफ द लेन्स, रोड ए कितनी है? 2 लेन है। रोड बी भी कैसी है? 2 लेन है। नंबर ऑफ द पोटेंशियल कंफ्लिक्ट कब? व्हेन बोथ रोड 2 वे, जब दोनों रोड पे ट्रैफिक कैसा है, 2 वे। कितने पॉइंट होते हैं क्रिएट? 24 क्रिएट होते हैं। ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। दूसरी केस, ए रोड कैसी है? एक रोड 1 वे है और दूसरी कैसी है? 2 वे रोड है। कितने पॉइंट क्रिएट होंगे? 11 क्रिएट हो रहे हैं आपके पास में। तीसरी पॉसिबिलिटी, दोनों कैसी हैं? 1 वे है। कैसा, कितने पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं? 6 पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं। 6 पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं। आए समझ में? जितनी ज्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, कंफ्लिक्ट होंगे। आपने दोनों को 2 वे कर रखा था, 24 हो गए। एक को कम कर दिया, 1 वे कर दिया, दूसरे को 2 वे रखा, कितने हो गए? 11 हो गए। दोनों को 1 वे कर दिया, इन दैट केस कितने पॉइंट हो गए आपके पास में? 6 पॉइंट निकल कर आते हैं आपके पास में। और ये तीनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। आए समझ में पॉइंट क्या करना है? अब इसमें एक और चीज देखो जरा, आपको ये भी देखना है चेक करके कि ये हमें नहीं देखना है चेक करके, ये तो हमें जो एनालिसिस बताया गया, हमें क्या करना है, डायरेक्टली उसके ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। आए समझ में? ये सारी चीजें हुई हैं कहाँ पे? ऑफिस में बैठ के। किसने की है ये सब चीजें? डिपार्टमेंट ने करी है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली उनको ऑब्जर्वेशन को नोट करना है कि देखो कितने कितने पॉइंट्स क्रिएट होते हैं आपके पास में। अब ये कैसे किया होगा, उन्होंने देखे होंगे सारी की सारी चीजें बना के कि जैसे भाई ट्रैफिक सीधा जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट हो गया देखो क्रिएट, इधर ये सीधा जा रहा है, इधर ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होने का चांस है, कंफ्लिक्ट। और कौन से वाला? क्रॉसिंग, वो भी क्रॉसिंग सेम सेम यहाँ पे हुआ। देखो ये भी तो क्रिएट है होने का चांस। हाँ, यहाँ पे देखो क्या क्रिएट हो रहा है, कौन से वाला? क्रॉसिंग। यहाँ पर भी तो देखो जरा क्रॉसिंग। इस तरह से उन्होंने पॉइंट्स का एनालाइज कर रखा है बैठ के, कितने कितने पॉइंट क्रिएट होने के चांसेस हैं। आए समझ में चीज? क्लियर है नहीं ये चीज? तो ये पॉइंट्स देखने हैं तुम्हें। अब देखो जरा क्रॉसिंग का तो आप तीनों में से कोई सा भी केस उठा के देखो, तीनों में कितने निकल कर आएंगे? 4 ही निकल। वो आएंगे भी तो सिंपल, वो तो सिंपल हम फील कर पा रहे होंगे। 4 ही तो जगह बनेगी जहां पर एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करेंगे, वो कट करेंगे। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें थोड़ा सा ना, कितने कितने पॉइंट है। दोनों 2 वे रोड है तो एक 1 वे, दूसरी 2 वे, दोनों 1 वे, 6 पॉइंट हो गए। क्रॉसिंग तीनों में कितने कितने हैं? 4 है तीनों में क्रॉसिंग क्रॉसिंग। और ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पास एक बार ना, क्रॉसिंग 4 एंड 4। आगे समझ में पॉइंट्स? तो ये भी हो गया ना आपके पास। एक्सीडेंट डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो आया समझ में पॉइंट? वो तो लिखा था ना हमने कल, डायग्राम्स लिखे थे, स्पोर्ट डायग्राम, कोलिजन डायग्राम, कंडीशन डायग्राम एंड टेबल्स। तो 4 तरीके थे ना आपके पास में कल तरीके, एक्सीडेंट डाटा को रिप्रेजेंट करने के, स्टोर करने के कौन कौन से तरीके थे। ये भी पॉइंट हो गया आपके पास में ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं हम? पार्किंग हो चुका है। हाँ, मर्जिंग 8 कैसे होंगी? मर्जिंग हो जाएंगी बहुत सारी, इसमें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे फिर ये चीजें सारी की सारी।
अब ये सब आपके पास में रिकॉर्ड है जो किसने दे रखा है आपको, हाईवे डिपार्टमेंट ने दे रखा है। कैसे कैसे मूवमेंट वो अप्लाई करवा रहे हैं, कैसे कैसे अलाउ करवा रहे हैं मूवमेंट को, सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है एक तरह से आपकी। कैसे बताया होगा उन्होंने वो चीज, मैंने तुम्हें उसका थोड़ा सा आइडिया दिया। हमें तो सिंपल क्या करना है, इसका डेटा नोट करना है कि भाई कितने कितने पॉइंट क्रिएट होंगे आपके पास में। हाँ यस, तो बाकी आपके पास में क्या क्या हो चुका है, स्पीड डिले हो चुका है, पार्किंग का भी हो गया है ना, पार्किंग का भी हो चुका है, कौन कौन से मेथड थे वो भी हो गए सारे पॉइंट्स ना। नेक्स्ट क्या करना है पॉइंट, आगे नेक्स्ट करें फिर कंटिन्यू ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, तुम्हारा एक क्लास में खत्म हो जाएगा अब क्या, ट्रैफिक इंजीनियरिंग लास्ट क्लास है आपके पास, ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो ट्रैफिक आपका नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा। इवन इसमें से 2 टॉपिक तुमने पढ़ लिए, कहाँ वाले, पेमेंट डिजाइनिंग के भी पढ़ लिए तुमने 2 टॉपिक, सीवीआर एंड डिलीवरी फैक्टर, 2 टॉपिक उसके भी हो गए। तो आगे कल करते हैं, टाइम क्या रहेगा।